तो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान साथ एक बार फिर से आपके अपने पाइप बॉन्ड क्लासेस में। और आज का जो हमारा चैप्टर है एक बहुत बेहतरीन चैप्टर है जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ठीक है जी, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड वाली वीडियो बनाई थी और बहुत अच्छा आप लोगों ने प्यार दिया, सबको बहुत पसंद आई। तो इसी तरह से मैं आज आप लोगों के लिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की एक बहुत बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं। तो दोस्तों जिन जिन बच्चों को ये लगता है कि सर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड हमें समझ नहीं आ रहा है, किसके बारे में बात करेंगे, कैसे समझना है इस चीज को, तो आप बिल्कुल बने रहो, सही प्लेटफॉर्म पर आए हो। और मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को हर एक चीज समझ में आएगी, ये मेरी वादा है। ठीक है आप लोगों से। तो आप लोग भी एक काम करना, अगर आपको मजा आए और सारी वीडियो आपको पसंद में आ रही है तो एक बार फटाफट से आप लोग लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही मजेदार तरीके से आप पढ़ते रहें। तो अब शुरुआत करते हैं भाई हम अपने चैप्टर की। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो शुरू होता है सर जी लिक्विड से, यानी फ्लूइड से। अब फ्लूइड का नाम सुनते ही, जैसे मैंने बोला भी, तो फ्लूइड का नाम सुनते ही हम लोगों के मन में आता है कि सर जी लिक्विड है ना। फ्लूइड का नाम सुनते ही आता है लिक्विड। नहीं, फ्लूइड और लिक्विड में भी डिफरेंस है। देखो समझाते हैं। फ्लूइड क्या होता है? तो फ्लूइड क्या है सर? एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। यानी ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्लो कर सकता है, ठीक है, जो बह सकता है, बहने का जिसमें प्रॉपर्टी होती है, जिसमें किसकी प्रॉपर्टी होती है? फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड। अब किस किस में होती है? देखो, अगर आप सॉलिड की तरफ जाओगे तो सॉलिड तो फ्लो नहीं होता है। लेकिन अगर आप देखोगे गैसेस, जैसे हवा बह रही है ना, हवा बहती है ना, तो वो फ्लो करती है। और यानी कि वो क्या है, उसमें हवा में, एयर में क्या रहते हैं? आप बोलोगे सर गैसेस रहते हैं। तो गैसेस भी क्या करती है? फ्लो करती है। साथ ही में लिक्विड भी फ्लो करता है ना। लिक्विड फ्लो करता है, जब वो पानी गिराओ आप यहाँ पे तो थोड़ी देर बाद आगे निकल जाएगा। तो क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। तो गैसेस और लिक्विड दोनों क्या है? आपके फ्लूइड होते हैं। लेकिन क्या सर गैसेस और लिक्विड फ्लूइड तो है, ठीक है, आपने बोला, क्या इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है? तो मैंने लिखा हुआ है कि हाउ लिक्विड एंड गैसेस आर डिफरेंट टू ईच अदर। यानी लिक्विड और गैसेस भी एक दूसरे से डिफरेंट है, जबकि दोनों ही फ्लूइड हैं, बट ये एक दूसरे से डिफरेंट है। कैसे? देखिए मैंने बोला कि जो लिक्विड होता है उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये तो सब आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, 7th 8th क्लास से सबने पढ़ा है कि लिक्विड हैड डेफिनेट वॉल्यूम। लेकिन गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। गैसेस के पास ना तो शेप डेफिनेट होती है, ना साइज डेफिनेट होता है, ना ही उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। आप लोग सब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। उसके बाद मैंने बोला लिक्विड आर इनकंप्रेसिबल, यानी लिक्विड को बेटा हम लोग प्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। और ये बात मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में भी बताई थी, जब मैंने बल्क मॉडुलस बढ़ाया था आप लोगों को। तो लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। वाइल जब बात करते हैं हम लोग किसकी? फ्लूइड गैसेस की, तो गैसेस जो है क्या कर सकते हैं? कंप्रेस्ड हो सकती है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जब हम परफ्यूम लेते हैं कोई, तो उसमें गैसेस साथ में भरी होती है। अब गैसेस जो आप डालते हो तो इतना बड़ा अमाउंट गैस का आप एक छोटी सी बोतल में क्या कर लेते हैं? फिल कर लेते हैं। तो गैसेस को कंप्रेस करके, है ना, उसको दबाकर, उसको प्रेशर दे देकर, प्रेशर डाल डालकर हम क्या कर सकते हैं? उसको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा गैसेस को, उतना ही ज्यादा वॉल्यूम कवर कर लेती है। गैसेस की यही बात है, इसलिए हमारा जो परफ्यूम है वो ज्यादा दूर तक, आप लोग देखते हैं कि उसकी जो महक है, जो खुशबू है, वो ज्यादा दूर तक फैलती है। ठीक है, अब यही रीजन है, और भी बहुत सारे रीजन है, लेकिन अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको समझ में भी आया कि सर लिक्विड और गैसेस एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। अब हमने जब ये सारी बातें पढ़ ली, तो भैया फ्लूइड के पास एक और बात बता दूं आपको। जैसे आप लोग एक और चीज समझेंगे कि फ्लूइड के पास और कौन सी प्रॉपर्टी होती है। सॉलिड में, यहां लिख रहा हूं मैं आपको, मैंने बताया था सॉलिड क्या होते हैं, कि सर सॉलिड में जब हमने इनकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर, है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर ये क्या करते हैं? रीगेन कर ले रहे थे अपनी शेप एंड साइज को, है ना, रीगेन कर लेते हैं। लेकिन जो फ्लूइड होते हैं, है ना, जो कौन होते हैं बेटा? फ्लूइड होते हैं। जो फ्लूइड होते हैं वो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर, है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर वो रीगेन नहीं करते, है ना, वो रीगेन नहीं करते, ये मना कर देते, कह रहे नहीं हमें यही ठीक है, हमें कोई जाएंगे नहीं हम अपनी शेप एंड साइज में। तो मना कर देते, वो जाते ही नहीं, वो कहते हैं ठीक है सर जी हम यही ठीक है, कोई इशू नहीं है हमें, है ना। तो भाई साहब फ्लूइड वो सब्सटेंस है जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर अपनी शेप एंड साइज को दोबारा से रीगेन करने की कोशिश करते ही नहीं है। तो इनको भी हम क्या कहते हैं? आप लोग फ्लूइड कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी होती है। लेकिन सॉलिड के पास में क्या प्रॉपर्टी थी? कि सर सॉलिड को हम क्या कर रहे थे? कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर उनका शेप और साइज क्या हो रहा था? बदल जा रहा था। ठीक है, वो सॉरी बदल नहीं, वो रीगेन कर ले रहा था। लेकिन ये ऐसा नहीं करते। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है यहां से, थ्रस्ट एंड प्रेशर से। देखना मजेदार चीज है
है ना, यहां से शुरुआत होगी। आप सबसे पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे लोग, ठीक है। मैं सारे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी, थ्रस्ट की। थ्रस्ट क्या है, कैसे काम कर रहा है? तो देखो थ्रस्ट क्या होता है सर जी, आप बोलोगे सर थ्रस्ट जो होता है ना, ये होता है सर फोर्स अपॉन एरिया, यानी एरिया पर जो भी आप फोर्स अप्लाइड करोगे वो क्या हो जाएगा, आपका थ्रस्ट हो जाएगा। तो यहां पर सॉलिड जो देखा है आप लोगों ने, सॉलिड क्या करता है सर, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर प्रेशर लगाता है तो सॉलिड परपेंडिकुलर काम करता है, ठीक है। और यही फिर होता है प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है सर, प्रेशर एक टाइप का थ्रस्ट है ना। थ्रस्ट, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेशर की। तो प्रेशर क्या है सर, थ्रस्ट, ठीक है। थ्रस्ट वर्किंग ऑन द, ऐसे लिख लो, थ्रस्ट वर्किंग ऑन द यूनिट एरिया, यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो हमारा प्रेशर है एक तरह का थ्रस्ट होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पर काम करता है। अब ये जो थ्रस्ट और प्रेशर है यहां से क्यों आ रहा है समझ में, हमें क्यों पढ़ना है ये, क्योंकि मैंने बताया बेटा सॉलिड और फ्लूइड एक दूसरे से डिफरेंट है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई थ्रस्ट या प्रेशर तो सॉलिड में भी लगता है और लिक्विड में भी लगता है, लेकिन दोनों जो है दोनों जगह पर ये अलग अलग काम करता है। दोनों जगह पर ये क्या कर रहा है, अलग अलग काम कर रहा है। ध्यान से समझते रहना, एकदम मस्त तरीके से आपको आज समझाएंगे। तो मैंने बोला कैसे सर, अब बोलोगे सर जो प्रेशर है सॉलिड में क्या करता है, परपेंडिकुलर काम कर रहा है ना, कैसे काम करता है, परपेंडिकुलर। लेकिन यही प्रेशर जब लिक्विड में लगता है, ठीक है, लिक्विड जब ये प्रेशर अप्लाई करता है, मान लो ये कंटेनर है और इसमें क्या करते हैं आप लोग, किसी ऑब्जेक्ट को यहां पर क्या है, लिक्विड भरा है और कोई ऑब्जेक्ट आपने डाल दिया, तो ये जो लिक्विड है ये इस पर जो फोर्स प्रेशर अप्लाई करता है ये सभी डायरेक्शन से करता है। अभी जो हमारा सॉलिड था वो क्या कर रहा था, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन ये ऑल डायरेक्शन से, जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड अप्लाइड, मैं आपको किसकी बात कर रहा हूं, फ्लूइड। तो फ्लूइड अप्लाइड द प्रेशर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, ठीक है। याद रखना, जो प्रेशर अप्लाइड करते हैं फ्लूइड वो सभी डायरेक्शन से करते हैं, लेकिन जो सॉलिड करते हैं वो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब एक और बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेशर और यहीं से हम लोगों को इस चैप्टर की शुरुआत करनी है। तो प्रेशर क्या होता है, तो भी मैंने लिखा था सर, इट इज अ थ्रस्ट, इट इज अ थ्रस्ट, ठीक है जी, इट इज अ थ्रस्ट वर्किंग ऑन द यूनिट एरिया, ठीक है जी, यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो किसी भी ऑब्जेक्ट के कहां काम कर रहा है, यूनिट एरिया पर काम कर रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, प्रेशर कहते हैं। और प्रेशर जब लगता है तो मैंने आपको बोला था कि वो परपेंडिकुलर काम करता है। प्रेशर किस पर डिपेंड करता है सर, एरिया पर डिपेंड करता है, ठीक है। ध्यान रखना, प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। और मैंने आपको बोला था कि सॉलिड जो होते हैं वो परपेंडिकुलर एक सरफेस पर ही क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई कर, प्रेशर अप्लाई करते हैं, लेकिन जो लिक्विड होते हैं वो सभी डायरेक्शन से, लिक्विड में आते ही गेम चेंज हो गया प्रेशर का, क्योंकि जो लिक्विड है या जो आपके फ्लूइड हैं वो जब प्रेशर लगाते हैं तो वो ऑल द डायरेक्शन से लगाते हैं, ठीक है। याद रखना इस चीज को। अब सबसे पहले प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो प्रेशर परपेंडिकुलर काम करता है। अब एक छोटी सी निडल लो, आप लोगों ने देखो बहुत बढ़िया से एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं। निडल, निडल जैसे आपको फीवर हो गया, कोई बीमार है जिसको फीवर हो गया है और डॉक्टर उसको निडल लगाता है। अब आपने देखा होगा डॉक्टर जब निडल लगाता है या उसको बहुत पतला बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि उसका एरिया कम हो जाएगा, है ना, उसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया। और कम एरिया होने की वजह से, ध्यान रखना, कम एरिया होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा सा प्रेशर हम लगाएंगे या थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर ज्यादा हो गया, तो वो हमारी क्या चली जाएगी, निडल, ठीक है, अंदर चली जाती है या फिर वो क्या करती है, नस के अंदर चली जाती है। लेकिन वहीं अगर हम कहें, ध्यान से सुनना, क्योंकि एरिया पर कौन डिपेंड कर रहा है, प्रेशर, ठीक है। अब यहीं पर मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया एक बार बताओ, अगर आपने सर्कस वगैरह देखा होगा, ठीक है, सर्कस में आप लोगों ने देखा होगा, तो सर्कस में होता क्या है कि हाथी का पैर ना, ये एग्जाम्पल है मैं आप बता रहा हूं, हाथी का जो पैर होता है उसको व्यक्ति अपने ऊपर ऐसे रखवा लेता है और उसको कुछ नहीं होता। नॉर्मल अगर देखा जाए तो अगर हाथी किसी व्यक्ति के ऊपर पैर रख दे तो क्या होगा भाई, उसकी हड्डियां पसलियां सब टूट टूट जाएंगी, ठीक है, हमारे बस का तो है नहीं। लेकिन अगर किसी ने फिजिक्स पर ध्यान दिया हो तो वो क्या करता है, जो बंदा लेटा हुआ है वो क्या करता है, अपने ऊपर इस तरह से एक बड़ा सा क्या डाल लेता है, एक बोर्ड रख लेता है ना, एक वुडन बोर्ड रख लेता है अपने ऊपर, पहले अपने ऊपर एक वुडन बोर्ड रख लेगा, फिर हाथी को पैर रखाएगा। अब ऐसा करने से हुआ क्या कि वुडन बोर्ड जो होता है सर जी, वुडन बोर्ड बहुत बड़ा लेगा वो, और बहुत बड़ा लेने से क्या होगा सर जी, एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो उसके द्वारा जो प्रेशर है वो कैसा होगा, कम हो गया, है ना, प्रेशर कम हो गया तो क्या कर सकता है, अभी भी अलाइव, जिंदा रहेगा।
इसलिए आप लोग बिना फिजिक्स के ऐसी चीजें मत करना, और करना ही क्यों है, करना ही नहीं है, बस आपको समझना है फिजिक्स, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ चीजें, ठीक है। सर्कस वगैरह में क्या होता है, अब उन लोगों को फिजिक्स का पता नहीं कि पढ़ा हो या नहीं पता हो, बट वहां जो का फिजिक्स काम कर रही है मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर आप निडल लेते हैं तो निडल हमारे अंदर चली जाती है, बट अगर हमारे ऊपर हाथी कोई पैर रख दे या कोई बड़ी सी ऑब्जेक्ट आगे गिर जाए तो हमारे अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि वो क्या कर रही है, उसका एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम हो रहा है, जिसकी वजह से फोर्स ज्यादा लग रहा है, और वो अंदर तो जाएगा नहीं बट हड्डी पसली जरूर तोड़ देगा। तो ये बात ध्यान रखना कि प्रेशर कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर, सारा खेल इसी का है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है सर जी, है ना, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सर एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर होती है बेटा न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। आप लोगों को यही से दिख रहा है, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। पहली बात ये समझ में आ गई, ठीक है जी सर। उसके बाद में, ठीक है, यहां पर समझने के बाद में सर हम लोगों ने समझा कि इसकी अदर एसआई यूनिट्स भी होती हैं, है ना, अदर एसआई यूनिट्स भी होती हैं, ध्यान से समझना। देखो अगला आगे आगे बढ़ेंगे, जब आगे स्टडी करेंगे तो पास्कल आ जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, एटीएम भी होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए एटीएम यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से इसकी अलग अलग एसआई यूनिट्स भी होती है, हमारे चैप्टर में यही वाली यूज होने वाली है, तो हम इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। अब इसका सर जी आप बताओ, इसका डायमेंशन क्या होगा, जल्दी बच्चे निकाल के दिखाओ, अब सारे कॉपी पेन उठाओ, डायमेंशन निकालो, है ना, पूछा जा सकता है प्रेशर का डायमेंशन क्या है। तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, और एरिया का होता है, आप सबको पता है सर जी, एल स्क्वायर। तो ये फटाफट से ऊपर जाएगा तो सर हो गया एम एल माइनस वन और टी माइनस वन, ठीक है भाई, यह एल की पावर वन है, ये ऊपर जाएगा सर, वन में से टू गया तो माइनस का वन बचेगा, तो सीधा सीधा इसका ऐसे डायमेंशन आ गया एम एल माइनस वन और टी माइनस टू। फटाफट से बोलो, प्रेशर के बारे में बातें समझ में आई, ठीक है, कैसे काम कर रहा है और किस पर डिपेंड करता है सर जी, एरिया पर डिपेंड करता है। तो अब यहीं पर हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे कि अगर किसी फ्लूइड कॉलम में, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड कॉलम, एक फ्लूइड कॉलम के द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है, ये हम लोग अगला डेरिवेशन एक छोटा सा है, इसको कवर करने वाले हैं। तो चलो हेडिंग डाल लो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड कॉलम, ठीक है। चलिए, जैसा कि हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, नाम है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड कॉलम, ठीक है। अब समझो ध्यान से, मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस वगैरह लिखे हैं, आप बाद में देख लेंगे, आप पहले समझो इसको क्या है, ठीक है भाई। मैंने एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में मैंने लिक्विड फिल किया हुआ है, ठीक है, कोई लिक्विड इसमें भरा हुआ है। अब जैसे ही कोई लिक्विड इसमें फिल है तो मैंने एक ऑब्जेक्ट, आप देख रहे होंगे एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है ना, लिख लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो कितना है सर जी, एच है। ये एच हाइट का कोई ऑब्जेक्ट मैंने इसमें रखा हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट किसमें होना चाहिए, रेस्ट में। किसमें है ये, रेस्ट में है ये ऑब्जेक्ट, ध्यान रखें, किसमें है ये, रेस्ट में है। अब रेस्ट में है तो सर इसका जो एरिया है, ठीक है, इसका जो एरिया है वो ए है, और ये भी एरिया कितना है, ए है, दोनों तरफ जो एरिया है वो ए है। तो आपको मैंने बताया था कि इस ऑब्जेक्ट पर जो हमारा लिक्विड है वो क्या करेगा, प्रेशर अप्लाइड करेगा। अब इस पर यहां एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट को हम कह रहे हैं सी और इस पॉइंट को हम कह रहे हैं डी। तो प्रेशर यहां भी लग रहा होगा और यहां भी लगेगा, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर हम देखते हैं सॉलिड के केस में, तो सॉलिड के केस में प्रेशर अलग है, बट अगर लिक्विड के केस में देखते हैं तो प्रेशर सभी डायरेक्शन से काम कर रहा है उस पर। तो भाई आप बोलोगे सर ऊपर से भी इस पर एक प्रेशर काम करेगा जिसको हम P1 कह रहे हैं, और नीचे से पर इस पर एक प्रेशर काम करेगा जिसको हम P2 कह रहे हैं। दोनों डायरेक्शन से इसमें क्या कर रहा है, प्रेशर काम कर रहा है सर जी, ऊपर से भी और नीचे से भी। लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि बेटा अगर मैं यहां खड़ा हूं तो क्या मेरे ऊपर ग्रेविटी काम कर रही है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस लिक्विड में रखा हुआ है तो ग्रेविटी कहां की ओर लगेगी, आप बोलोगे सर डाउनवर्ड, है ना, आप बोलोगे सर कहां की ओर, डाउनवर्ड लगेगी। तो आप यहां पर लिख लेते हैं, सारे आप डेफिनेशन लिख लेंगे, यही मैंने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, जो समझाया वही आपको लिखा हुआ है। अब यहां पर लिख लेते हैं, लेट P1 एंड mg, P1 और mg कहां की ओर काम कर रहे हैं, वर्क्स, ठीक है, वर्क्स कहां की ओर, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ये कहां की ओर काम करते हैं, डाउनवर्ड काम करते हैं, ठीक है बेटा। एंड P2 वर्क अपवर्ड, ठीक है, P2 कहां की ओर काम करता है, अपवर्ड करता है। लेकिन जो प्रेशर एक्सर्ट होता है किसके द्वारा, किसी भी लिक्विड के द्वारा, बोलोगे सर P1 और mg दोनों डाउनवर्ड काम कर रहे हैं और P2 कहां की ओर काम कर रहा है, अपवर्ड काम कर रहा है। तो भाई जब P1 काम कर रहा है तो सर आप बोलोगे एक फोर्स लग रहा है F1 प्लस mg, किसके इक्वल है सर जी, F2 के। अब अभी हमने बोला था P इज इक्वल्स टू होता है F अपॉन A, तो F इज इक्वल्स टू हो गया सर P इंटू A। तो भाई ऊपर जो है आप बोलोगे एरिया तो सभी जगह सेम है,
P1 इंटू ए प्लस में mg इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा P2 इंटू ए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। अच्छा, जो मास होता है, जो मास होता है, क्या वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है? जल्दी बताओ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है? एकदम फटाफट से बताएंगे। आप बताओ, क्या मास जो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है? आप कहोगे हाँ जी सर। तो लेट कर लो भाई साहब, जो मास है वो कितना है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्या है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? वॉल्यूम कितना आ जाएगा? आप बोल रहे हो सर ये जो h हाइट का ऑब्जेक्ट है, कितना हाइट का ऑब्जेक्ट है? h हाइट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट, ये क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। एरिया सर ये रहा, और हाइट कितनी है? h है, तो एरिया इंटू हाइट हो गया इसका वॉल्यूम। और डेंसिटी कितना है? वो है सर जी रो। रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आप यहां पर पुट कर लो सर वैल्यू m की। आप बोलोगे सर P1A प्लस m इंटू जी। m की वैल्यू कितना है सर? a h रो इंटू जी इज इक्वल्स टू P2 इंटू ए। ठीक है जी, कितना है? P2 इंटू ए है। आप बोलोगे सर यहां से तो एरिया कॉमन है, एरिया कॉमन ले लीजिए, P1 प्लस h रो g इज इक्वल्स टू P2 इंटू ए। आप बोलोगे सर एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, P1 प्लस h रो g इज इक्वल्स टू P2। आप इसको इधर लेकर जाइए तो आपको मिलेगा सर P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर h रो g। ये आपको पता लगा कि सर टोटल जो हमारा प्रेशर है वो किसके इक्वल आता है? h रो और g। यानी देखो कितनी अब बेहतरीन बात आप समझ रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर है तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो प्रेशर है, जो भी इस पर टोटल प्रेशर है, वो किस पर डिपेंड करता है? आप बोल रहे हो सर हाइट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आपको ये बताता हूं कि अगर आप किसी समुद्र में जाते हैं, ठीक है, और समुद्र की गहराई पर आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो आप पर मुझे बताइए h इज इक्वल्स टू हाइट भी हो सकता है। यहां पर एक मिनट समझ लें, h इज इक्वल्स टू हाइट भी हो सकता है और h इज इक्वल्स टू डेप्थ भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है सर? डेप्थ भी हो सकता है। ठीक है, समझेंगे। हाइट मतलब अपवर्ड जा रहे हैं तो भी और डाउनवर्ड जा रहे हैं तो भी। ठीक है, जैसे समुद्र में आप क्या करेंगे? हाइट पर तो जाएंगे नहीं, डाउनवर्ड जा रहे हैं उसके, तो h यहाँ पर हाइट भी है और h यहाँ पर डेप्थ भी है, दोनों का काम कर रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर समुद्र के नीचे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपको और क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी बताओ फटाफट से, है ना, फटाफट से आंसर दो। आप बोलोगे सर प्रेशर, क्योंकि प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है? हाइट के। जितना आप हाइट या डेप्थ में जाएंगे उतना प्रेशर आप पर ज्यादा लगेगा। ठीक है, उतना ही प्रेशर क्या होगा? आप पर ज्यादा वर्क करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर आप पर काम करेगा। अब यही एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि जो नीचे जाने पर जो पानी होता है वो ज्यादा शांत रहता है, वो ज्यादा हलचल नहीं करता, व्हाई? ठीक है, देखिए जब हम जैसे 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 पानी के नीचे जाते हैं तो नीचे वाला पानी कम मोशन करता है, ऊपर वाला पानी ज्यादा मोशन करता है। तो नीचे वाला जो पानी है वो क्या रहता है सर? स्टेबल रहता है। ठीक है, मतलब स्टेबल पानी रहता है, और ऊपर वाला पानी ज्यादा फ्लो कर रहा होता है। कभी भी आप नोटिस करना, नीचे वाला जो पानी होगा, जितना आप नीचे जाएंगे डेप्थ में, उतना पानी क्या होता चला जाएगा? स्टेबल होता चला जाएगा। ठीक है, अब स्टिल वाटर होता चला जाएगा। अब हम आपको समझ रहे हैं कि सर ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई मैंने आपको बताया कि सर जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर डिपेंड ऑन डेप्थ। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो सर लिक्विड पर प्रेशर ज्यादा लगता है, और प्रेशर ज्यादा लगेगा तो वो पानी उतना ही ज्यादा स्टेबल होता चला जाएगा। ठीक है, उतना ही पानी क्या होता चला जाएगा? स्टेबल होता चला जाएगा। और ऊपर वाला पानी देखोगे तो ऊपर क्या है सर? हाइट, डेप्थ क्या होगी? कम होती जा रही है। कम होगी तो प्रेशर कम लग रहा है, प्रेशर कम लग रहा है तो सर वो पानी ज्यादा हलचल करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई इज द डाउनवर्ड वाटर इज स्टेबल, कि जो नीचे वाला पानी होता है वो ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? तो आप लिख देना उसको। ठीक है, कि डेप्थ पर होने से क्या होता है कि सर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पानी स्टेबल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए और कुछ मजेदार बातें इसके साथ में कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ, बच्चों जैसा कि मैंने अभी प्रूफ किया था कि P2 माइनस P1 इज इक्वल टू कितना होता है? H रो G। कितना होता है बेटा? H रो G। तो अब यहां पर आप देख रहे हो कि जो टोटल प्रेशर है किसी भी ऐसे बना लो डायग्राम। ठीक है, बना लेता हूं फिर से डायग्राम। यहां पर ये ऑब्जेक्ट है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से है, और इसका जो एरिया है ये ए है, और ये एरिया ए है, और हाइट कितनी है सर? ये है।
अच्छा, अब बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बता दूं तो P जो है वो कितना होता है, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू H रो जी। तो ग्रेविटी पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, ग्रेविटी पर भी डिपेंड करेगा, डेंसिटी पर डिपेंड करेगा और हाइट पर डिपेंड करेगा। डेंसिटी बोले तो अगर किसी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो वो सर ज्यादा प्रेशर लगाएगा, किसी लिक्विड की डेंसिटी कम है तो सर वो कम प्रेशर लगाएगा, ठीक है, ऐसे समझना। तो ग्रेविटी वही है कि सर आप ग्रेविटी क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड खींच रहा है तो ग्रेविटी पर भी डिपेंड करेगा ना, ठीक है, सारी की सारी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी घटता बढ़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप हाइट के ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी घट जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है, याद रखना ये सारी चीजें। तो आप ये समझिए कि अब मैंने बोला कि इतना हो रहा है। अब यहां पर एक चीज समझते हैं कि सर अगर मैंने ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इसको मैंने क्या काम किया, हाइट क्या सर, ये जो एच है सर, ये जो इसका ऊपर वाला सिरा है और नीचे वाला सिरा है, इन दोनों के बीच का ही तो हाइट है। अगर ऐसा हो जाए कि सर ये बात हो जाए कि ये इस तरह से रख दिया जाए, है ना, हाइट है ही नहीं, ठीक है, यहां भी एक प्रेशर लगेगा P1 और यहां भी एक प्रेशर लगेगा P2, तो आप बोलोगे सर ये वाली वैल्यू P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, क्योंकि हाइट ही 0 हो गया, हाइट है ही नहीं, सेम सेम हाइट पर रखे हैं, C वाला पॉइंट और D वाला पॉइंट सेम ही डिस्टेंस पर है, कोई हाइट है ही नहीं, दोनों के बीच कोई हाइट ही नहीं है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। तो उस कंडीशन में सर जो प्रेशर होगा P1 इज इक्वल टू P2, बोले तो सर C पर जो प्रेशर होगा, D पर जो प्रेशर होगा, दोनों प्रेशर सेम होंगे, ठीक है, ओके। अब एक और चीज समझ लेते हैं सर जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या डिपेंड पड़ेगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर, एटीएम ही लिख देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या डिपेंड पड़ेगा, क्या इसका इफेक्ट होगा। समझो, मान लो हमने क्या काम किया बेटे, हमने क्या काम किया, जो ऊपर वाला था, ठीक है, ऊपर वाला जो सिरा था उसको हमने क्या कर दिया, देखो यहां से लिक्विड है और ऊपर वाले सिरे को हमने किस में छोड़ दिया है, अब बोलोगे सर एयर में, तो एयर भी क्या करती है, अपने एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाइड करती है, अभी बताऊंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे अप्लाइड हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे अच्छे से। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा तो जो P2 है सर, जो P2 है वो इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस H रो जी। तो ये जो P1 है सर, अब ये कौन अप्लाई कर रहा है, आप बोलोगे सर एटमॉस्फेयर अप्लाइड कर रहा है, तो P2 इज इक्वल टू हो गया बेटे ATM प्लस H रो जी, ये होता है टोटल प्रेशर, इतना काम करेगा सर। फिर P2 इज इक्वल टू जो नीचे से फोर्स काम कर रहा है वो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो जी। अब इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर इसको कहते हैं हम लोग, कि टोटल कितना प्रेशर काम कर रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। उसके साथ साथ आप देख रहे हो कि भैया ये जो एच रो जी है, अब एच कहां से काम करेगा, इस वाले से, ठीक है, यहाँ ये जो हाइट है, अब वो वाली टोटल हाइट नहीं है, अब ये वाली हाइट हो जाएगी, ठीक है, कि कितना पानी के अंदर था, लिक्विड के अंदर है वो चीज, तो वो वाली हाइट आपको मेंशन करनी है। उसके बाद अब हम चलते हैं, एक होता है गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर क्या है कि सर आप देख रहे हो कि ये वाली वैल्यू जो एच रो जी है, ये ज्यादा भी हो सकती है, टोटल एब्सोल्यूट वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो अगर ये वैल्यू कम होती है या ज्यादा होती है, एच रो जी कम होता है या ज्यादा होता है, तो आप बोलोगे सर प्रेशर में डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर ये ज्यादा या कम होती है, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं गॉज प्रेशर। क्या कहते हैं, गॉज प्रेशर, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, गॉज प्रेशर, यानी इनके बीच में जो डिफरेंस आता है ना, टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर से जो भी वैल्यू तो कम हो या ज्यादा होगी, उससे जो डिफरेंस आएगा उसी को हम कहते हैं गॉज प्रेशर। तो याद रखना ये सारे इफेक्ट होते हैं किसके, प्रेशर के। लिक्विड में जब कोई ऑब्जेक्ट डाला जाता है तो प्रेशर इस तरह से उस पर अपना इफेक्ट दिखाता है। अब एक बात समझ लेते हैं, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, यहीं पर क्लियर कर लेते हैं इसको, जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है, देखिए यहां डाल देता हूं मैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब इसमें क्या होता है, देखो यहां पर आप मैं कुछ क्या बना रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं यहां पर कुछ कंटेनर्स बना रहा हूं, ठीक है, कुछ कंटेनर्स मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं यहां पे इस तरह से, और एक कंटेनर इसके नीचे बना देते हैं इस तरह से। अब इसमें लिक्विड फिल हुआ है, ठीक है, यहां तक लिक्विड है, इसमें भी यहां तक लिक्विड फिल है, और इसमें भी सेम हाइट ही है, ऐसे मान लो, है ना, यहां पर भी इतना लिक्विड फिल है, ठीक है, इतना। अब इसकी अगर हाइट h है तो इसकी भी हाइट h है, और इसकी भी हाइट कितना है सर, h ही है, तीनों सेम हाइट पर है, ऐसे आपको समझना है कि तीनों जो है किस पर है, सेम हाइट पर है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई प्रेशर कौन से वाले में ज्यादा लगेगा,
वेयर विल बी द मोर प्रेशर, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, या फिर थर्ड केस में? अब आप बोलोगे सर ये तो पता नहीं चल रहा। तो भाई मैंने बोला जो टोटल प्रेशर है वो क्या होता है, भाई लिखा है ना P इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1, इसको छोड़ दो तो आपको नजर आ रहा है कि P क्या है सर, H रो जी। कितना है? H रो जी। तो भाई यहां पर आप देखो, क्या जो प्रेशर है इनकी शेप पर डिपेंड कर रहा है? मैंने अलग अलग टाइप से शेप बना रखी है, क्या इस पर डिपेंड कर रहा है? कहीं भी एरिया पर डिपेंड कर रहा है? एरिया पर, यहाँ एरिया ज्यादा है, यहाँ एरिया कम है, यहाँ एरिया अलग है, तो क्या एरिया पर डिपेंड कर रहा है यहाँ प्रेशर? जल्दी बताओ फटाफट से। यहाँ ना तो शेप है, ना यहाँ पर कोई एरिया है, तो यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है जी, ध्यान से समझते रहना। किस पर डिपेंड कर रहा है सर जी? ओनली एंड ओनली हाइट पर डिपेंड करता है। हाइट पर डिपेंड कर रहा है तो आपको देखो पैराडॉक्स क्यों है, क्योंकि आपको एक इल्यूजन होगा कि भाई यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, जहां पानी ज्यादा है वहां प्रेशर ज्यादा है, ऐसा नहीं है। यही पैराडॉक्स है, यही आपको समझना है। भाई अगर ये छोटा है, एरिया कम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर लिक्विड इसमें सेम हाइट का भरा है और इसमें भी सेम हाइट पर है, दोनों की हाइट सेम है, तो जितना प्रेशर ये वाला अप्लाइड करेगा उतना ही प्रेशर ये वाला भी अप्लाइड करेगा। ठीक है, उतना ही प्रेशर ये वाला भी अप्लाइड करेगा। बेशक इसका एरिया ज्यादा हो, इसका एरिया कम हो, इस बात से कोई डिपेंडेंस नहीं होगी। यहां पर ध्यान से सुनना, ठीक है, यही हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है। अगर इसका एरिया भी आपको नजर आ रहा है कि अलग टाइप सा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सभी पर लगने वाला प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो यहां पर ये डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड कर रहा है सर? हाइट पर, डेंसिटी पर, ग्रेविटी पर। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो सर बिल्कुल सही बात है, अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है और इसकी डेंसिटी कम है तो ऑफकोर्स ये वाला जो है ज्यादा फोर्स सॉरी प्रेशर अप्लाइड करेगा, और इसकी डेंसिटी कम है तो ये वाला कम प्रेशर अप्लाइड करेगा, क्योंकि डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब ग्रेविटी क्या, क्यों एक ही जगह पर रखें तो ग्रेविटी तो सेम होगी। तो यहां पर सीधी सीधी बात है, दो चीजों पर डिपेंड करता है प्रेशर, हाइट और डेंसिटी पर। अब चूंकि यहां पर प्रेशर जो लिक्विड है वो सेम हाइट पर था, तो सभी तीनों में क्या होगा? प्रेशर सेम होगा। अगर डेंसिटी अलग होती लिक्विड की तो सर फिर जाके ये अलग अलग प्रेशर हो जाता है, लेकिन अभी डेंसिटी भी सेम है, लिक्विड ही भरा हुआ है हमने सेम टाइप का, तो इसलिए प्रेशर भी सेम है। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं हेडिंग नहीं बना रहा हूं, आप समझो ऐसे ही। क्या आपको लगता है कि एटमॉस्फेयर भी हम पर प्रेशर अप्लाई करता है? फटाफट से सोचकर बताओ, जल्दी से। आप बोलोगे हाँ जी सर। नहीं, कई बार तो लोगों को लगेगा ही नहीं कि सर एटमॉस्फेयर कैसे अप्लाइड कर सकता है। अभी मैं बताता हूं। तो एटमॉस्फेयर भी हमसे क्या करता है? प्रेशर अप्लाइड करता है। आप बोलोगे सर जी कैसे? मैं ये बता रहा हूं कि एटमॉस्फेयर में गैसेज होती हैं। आप बोलोगे हाँ, है ना? जो हमारी एयर है इट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ढेर सारी गैसेस होती हैं इसमें। अब ये जो गैसेस है बेटा, मैंने आपको बोला कि जो गैसेस है क्या वो फ्लूइड है? अब बोलोगे हाँ जी सर फ्लूइड है, क्योंकि गैसेस फ्लूइड में आती हैं, और हमारी जो एयर है वो क्या है? फ्लूइड होगी फिर इस तरह से। तो जो हम क्या इस फ्लूइड के अंदर रहते हैं, और अभी मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर है तो सभी जगह से जो फोर्स है वो सेम लगेगा। तो जो हमारे ऊपर है वो प्रेशर सभी जगह से कैसा लग रहा है? सेम लग रहा है। यस और नो? सोचकर दिमाग घुमाओ जल्दी से। फ्लूइड के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो प्रेशर सभी डायरेक्शन से सेम लगता है, तो हमारे ऊपर जो प्रेशर है वो सभी डायरेक्शन से सेम लग रहा है, दैट्स व्हाई हम उसको फील नहीं कर पाते। बट द एटमॉस्फेयर अप्लाइड अ प्रेशर, ठीक है, याद रखना, बट हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर अप्लाइड करता है। यहां तक बात समझ में आ गई? सारी चीजें आपको कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है, बहुत अच्छे से समझाया। और भाई इतना अच्छा समझा रहा हूं और सबको मजा आ रहा है, तो एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, ताकि जो लोग अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं उनको एक फटाफट से ऐसा चैनल मिल जाएगा कि वो भी स्टडी करना चालू कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद में इन सब की प्रॉपर्टी के बाद में हम सब की भी एक प्रॉपर्टी होती है, और आपको मैंने अपनी प्रॉपर्टी दिखा दी थी। आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो मस्त मजा आ रहा है कि नहीं। और उसके बाद मुझे ये भी बताओ कि सर अगली कौन सी, जल्दी फटाफट से, थर्मोडायनेमिक्स कब तक चाहिए आपको। उसके बाद में हम लोग चल रहे हैं अपना किस पर? पास्कल लॉ की तरफ। ठीक है, पास्कल लॉ क्या स्टेट करता है और क्या उसके क्या है सर जी एप्लीकेशंस है, कहां पर वो अप्लाइड होता है। ठीक है, दिखने में तो पास्कल लॉ ऐसा लगता है कि बहुत छोटा लॉ है, कुछ भी नहीं है, बट उसके जो एप्लीकेशंस है वो बहुत डरावने, मतलब बहुत मजेदार एप्लीकेशंस है, और वो एप्लीकेशंस हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, ठीक है, और फिर आपका क्या होता है सर, डिस्क ब्रेक होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, तो ये सब किस पर है? पास्कल लॉ पर बेस्ड होते हैं। तो फटाफट से हेडिंग बनाएंगे पास्कल लॉ, और हम यहां लिखते हैं पास्कल लॉ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम लोग पहुंच गए हैं पास्कल लॉ पर, और पास्कल लॉ क्या स्टेट करता है मैंने लिखा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लो पहले तो फटाफट, चलो जल्दी से। अगर ये ले लिया स्क्रीनशॉट तो फटाफट से आते हैं पॉइंट पर और बताता हूं मैं कि होता क्या है।
देखो पास्कल लॉ ये स्टेट करता है कि अगर आप या तो कंटेनर ले लो खाली, ठीक है, ऐसे एक कंटेनर भी ले सकते हो, ध्यान से समझना, ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है और यहां से आप इसमें एक प्रेशर अप्लाइड कर रहे हो, या फिर नहीं भी है तो आप समझ लो इसको, ये ऑब्जेक्ट इसमें लिक्विड भरा हुआ है तो लिक्विड, अगर ये नहीं लेना है तो भी आप क्या ले लो कि एक कंटेनर है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है, या फिर एक ऑब्जेक्ट ले लो जो लिक्विड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, आपको इधर से प्रेशर देना था तो भी आप ले सकते हैं, खाली आपको नहीं देना है तो आपको पता है कि लिक्विड अपने आप में एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो मैंने वही कंडीशन यहां पर बताई है आप लोगों को, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पास्कल लॉ क्या स्टेट करता है। तो पास्कल लॉ ये स्टेट करता है कि या तो आप कंटेनर ले लें या एक कंटेनर के अंदर ऑब्जेक्ट ले लें। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप कंटेनर के अंदर लेते हो, देखो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बनाए हुए हैं ये इस तरह से, तो मैं ये कह रहा हूं कि बेटा जो हमारा लिक्विड है इसके हर एक पॉइंट पर इक्वल फोर्स अप्लाइड करता है, इक्वल प्रेशर लगा रहा है। लिखा हुआ है कि द प्रेशर ऑन एन ऑब्जेक्ट इन लिक्विड और वॉल ऑफ द कंटेनर इज सेम एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पर जो लगने वाला प्रेशर है वो सेम है, ठीक है। अगर किसको इग्नोर किया जाए, ग्रेविटी को इग्नोर किया जाए। अगर ग्रेविटी इग्नोर रहेगी तो पास्कल ये स्टेट कर रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पानी में आप डालते हैं, यानी लिक्विड में आप डालते हैं, किसी भी फ्लूइड में आप डालते हैं, ठीक है, तो बेटा जो इसके हर पॉइंट पर प्रेशर लग रहा है वो हर जगह पर सेम है। ऐसे वो ये कह रहा है कि अगर आप कंटेनर लेते हैं तो ये जो लिक्विड है क्या करेगा, इसकी वॉल पर क्या लगाएगा, प्रेशर अप्लाइड करेगा, इसकी वॉल्स पर क्या करेगा, प्रेशर अप्लाइड करेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि इसकी वॉल पर लगने वाला भी जो प्रेशर है वो एवरी पॉइंट पर क्या है, सेम है। दैट इज द पास्कल लॉ। अब कितना आसान है कि सर ये तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे। हमें पता है कि सर जब जब प्रेशर सेम होगा तो हर जगह पर, तो ऑब्जेक्ट किस में होगा, ऑब्जेक्ट विल बी, है ना, ये उन्होंने प्रूव किया था, मैं बता दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम में होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है, इक्विलिब्रियम में होगा, तो आप बोलोगे सर फोर्स जो लग रहा है F1 इज इक्वल्स टू F2, कोई भी दो पॉइंट ले लें हम लोग, है ना, ये दो पॉइंट ले लेने A और B, इन पर जो प्रेशर होगा वो सेम होना चाहिए, यही तो बता रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई इस पर फोर्स लग रहा है F1 और इस पर फोर्स लग रहा है F2, तो आप बोलोगे सर एरिया तो सेम है, तो F1 होता है P1 इंटू ए इज इक्वल्स टू P2 इंटू ए, तो A से A कैंसिल हो गया, आप बोलोगे सर P1 इंटू P2। आपने बोला कि हाँ जी सर प्रेशर तो सेम है ना, ये किसने बताया था, पास्कल ने बताया था, बस काम खत्म। अब इसके देखो कितने तगड़े तगड़े एप्लीकेशंस हैं, एकदम मजा आ जाएगा आपको जानकर। तो पास्कल लॉ समझ में आया, पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या वॉल ऑफ कंटेनर है तो जो लिक्विड होता है उस ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट पर या वॉल ऑफ कंटेनर पर क्या करता है, वो फटाफट से सेम हर पॉइंट पर सेम प्रेशर अप्लाइड करता है, ये पास्कल ने बताया। उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने बोला कि भाई अगर हम ग्रेविटी को इग्नोर करते हैं तो वो किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा तो हर जगह पर जो फोर्स है वो सेम होगा, फोर्स की वैल्यू रखोगे तो आप देख रहे हो कि सर P1 इज इक्वल्स टू P2, हर जगह पर क्या है, प्रेशर सेम है। दैट इज द पास्कल लॉ। अब कितना आसान था ये लॉ, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब लेकिन यहां पर समझो, इन्होंने बोला है कि भाई वर्क एप्लीकेशन क्या है इसकी, तो एप्लीकेशन में अब हम आ चुके हैं एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ की तरफ। तो एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ है, इनमें सबसे पहला आता है जिसका नाम है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या है बेटा, हाइड्रोलिक लिफ्ट। और हाइड्रोलिक लिफ्ट सर एक ऐसा एप्लीकेशन है इसका जो बहुत बेहतरीन है। कैसे सर, क्योंकि इसके द्वारा आप लोग देखते हो गए सर, जैसे आपके पड़ोस में किसी का मकान बन रहा है तो सर वहां पर क्या आता है, ईंटें भर भर के आती है, किसमें ट्रैक्टर लेकर आता है, तो उसमें क्या होता है कि सर वो ऊपर उठा देता है उसको, ट्रॉली को, एक साथ सारा वेट क्या हो जाता है, सारी की सारी ईंटें एक बार में नीचे आ जाती है। तो ऐसे ही आप लोगों ने अगर कभी अपनी बाइक या कार को लेकर गए हो सर्विस कराने के लिए, तो उसमें आपने देखा होगा कि कार को बड़े बड़े उस पर ऐसे ही लिफ्ट कर दिया जाता है बहुत आसानी से। तो ये सब क्या होते हैं सर जी, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है। कौन सी लिफ्ट होती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, जिनमें हम कार वगैरह बड़े बड़े जो जितने भी बड़े बड़े आपके कार है, ट्रक है वगैरह है, उनको हम बहुत मिनिमम फोर्स लगाकर क्या कर सकते हैं, ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि सर ऐसा कैसे होता है, तो ये होता है सर पास्कल लॉ पर। पास्कल लॉ पर कैसे काम करता है, देखो यहां पर आप समझो, यहां आप देख रहे हो कि बेटा ये दो हमने क्या है आपके पास में कॉलम है, ये वाला कॉलम अगर आपको नजर आ रहा हो तो सर इसका जो एरिया है वो कम है, और ये वाला जो एरिया है सर इसका एरिया ज्यादा है, ये A1 ले लो, ये A2 ले लो। तो मैंने बोला सर मिनिमम फोर्स लगाकर हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं हम लोग, लिफ्ट कर सकते हैं, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट कहती है। अब यहां पर आप बोलोगे सर पास्कल लॉ ये कहता है कि भाई यहां पर प्रेशर अगर P1 है
तो यहाँ पर प्रेशर P2 है, लेकिन पास्कल लॉ क्या कहता है कि सर दोनों का जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, P1 इज इक्वल्स टू P2। अब अगर मैं ये मान लूं थोड़ी देर के लिए, मान लो मैं आपको नॉर्मल न्यूमेरिकली सॉल्व कराऊंगा ताकि आपके समझ में आए। मान लो इधर का जो एरिया है सर, इधर वाला जो एरिया है वो कितना है, थोड़ी देर के लिए मान लो वो है सर जी 2 मीटर स्क्वायर, और इधर वाला जो एरिया है आप समझना जरा, इधर वाला जो एरिया है मान लीजिए सर वो 20 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि ये एरिया ज्यादा है इसके मुकाबले। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मैं ये कह रहा हूं कि सर आप समझना जरा इसको, तो मैं ये कह रहा हूं कि सर अगर इधर एरिया 2 मीटर स्क्वायर है और आप इधर जो फोर्स है वो कितना लगाते हो, आप बोलोगे सर जी यहां पर मैं फोर्स लगाता हूं 40 न्यूटन का फोर्स, इधर मैंने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब देखना है पर, तो आप बोलोगे सर P1 इज इक्वल्स टू होता है F अपॉन A। तो आप बोलोगे सर यहां पर जो मैंने प्रेशर लगाया है वो कितना लगाया है, आप बोलोगे सर 40 अपॉन 2, तो सीधा सीधा आप बोलोगे सर मैंने 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगाया। जितना प्रेशर मैंने यहां लगाया है आप बोलोगे सर उतना ही प्रेशर मैंने इधर भी लगाया है। मैं मिनिमम फोर्स ले रहा हूं, अब फोर्स आप ज्यादा लगाओगे इधर थोड़ा सा और बढ़ा दोगे तो और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, आप समझना जरा। तो मैंने ये कहा भाई साहब कि अगर मैं इधर क्या करता हूं सर, इधर में प्रेशर दोनों सेम रहेंगे तो इधर भी कितना हो जाएगा सर 20 इज इक्वल्स टू, मैंने बोला F अपॉन में A2। तो आप बोलोगे सर F जो है आपका कितना हो जाएगा, इसे F2 ले लो, इसे F1। F2 इज इक्वल्स हो जाएगा 20 इंटू 20। तो आप बोल रहे हो सर जी 20 इंटू 20 कितना होता है 400, ठीक है, 400 केजी का ऑब्जेक्ट भी आप आसानी से उठा सकते हो। यानी मिनिमम आप कितना बेटा 20 न्यूटन का फोर्स लगाकर, इधर एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर, तो आप मिनिमम क्या कर सकते हैं कि 40 न्यूटन का फोर्स लगाकर भी 400 केजी के ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर पा रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम फोर्स अप्लाई करके भी, मिनिमम से मिनिमम फोर्स अप्लाई करके भी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम हैवी ऑब्जेक्ट को आप लिफ्ट कर सकते हैं। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। अब आता है सर दूसरी बात आ रही है कि सर डिस्क ब्रेक कैसे काम करते हैं, ठीक है, डिस्क ब्रेक, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो सर इसमें क्या होता है, मान लो आपके पास में, मैं बनाऊंगा ऐसे क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा ठीक ठाक आपको पता है, ठीक है, उतना अच्छा डायग्राम नहीं है मेरा फिजिक्स में, ठीक है। तो मान लो यहां पर आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास में क्या है, एक पाइप है, यहां भी क्या है सर, ऐसे समझेंगे, ठीक है, ध्यान से। यहां पर होता है सर आपके पास में एक मास्टर सिलेंडर, ठीक है, क्या होता है सर ये मास्टर सिलेंडर, ये किससे फिल्ड होता है भाई, इसमें एक पिस्टन लगी होगी सर, इस तरह से इसमें पिस्टन लगी होगी, यहाँ पर क्या होगा आपका पैडल होगा, ठीक है, क्या होगा ये पैडल, पैडल होगा जिसको आप प्रेस करेंगे, और यहाँ मास्टर सिलेंडर में क्या होता है लिक्विड भरा होता है। ऐसे आगे भी और भी कोई होगा, है ना, 4 पहिए होते हैं तो चारों पहिए बना लो, चलो पीछे नहीं यहीं जाते हैं, आगे बना लेते हैं, एक बार इधर भी बना लेते हैं, चारों पहिए बना ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। आप बोलोगे सर जी हाँ, यहाँ भी लिक्विड भरा है। अब आप क्या कर रहे हो, गाड़ी चल रही है, इधर क्या आपके पास में, जल्दी बताओ फटाफट से, ये चारों व्हील है। अब जैसे इस पैडल को प्रेस करोगे तो यहाँ पिस्टन लगी होगी, भाई साहब लिक्विड इधर की तरफ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, लिक्विड इधर की तरफ जाएगा, तो आपको पता है पास्कल लॉ यहाँ पर काम करेगा, कैसे सर, आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ 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 प्रेशर अलग अलग लगेगा, ये पहले पड़ जाएगा तो इसमें प्रेशर ज्यादा लगेगा, ये बाद में पड़ेगा तो इसमें प्रेशर कम लगेगा, ऐसा नहीं है। पास्कल लॉ ये कहता है कि भाई साहब जितना प्रेशर यहाँ लगेगा उतना ही यहाँ, जितना यहाँ उतना ही यहाँ, कि पास्कल लॉ कहता है कि हर जगह पर जो प्रेशर है वो क्या होगा, सेम होगा, हर पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा। अब जैसे ही पैडल दबाओगे तो ये लिक्विड जो है सर आगे की तरफ फ्लो करेगा, लिक्विड आगे की तरफ फ्लो करेगा, तो ये जो लिक्विड है सर कहां जाकर, यहां रहते हैं, डिस्क चिपकी रहती है, क्या रहती है, डिस्क, आपने देखा होगा, है ना, व्हील के साथ में डिस्क रहती है। तो भाई साहब ये जो डिस्क होती है ये सर जाकर पहिए को इस तरह से दबा देती है। मतलब चलो ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ, बाइक का आपने टायर देखा होगा, ये हो गया आपका टायर, टायर के साथ में डिस्क रहता है, अब दोनों तरफ से ऐसे चिपक जाता है, तो ये टायर को रोक देगा, ठीक है, ये डिस्क को रोकेगा, जो वहां पर ब्रेक शू होता है उस पर क्या करता है, जाकर चिपक जाएगा, किसके, टायर से जाकर चिपक जाएगा, टायर से जाकर चिपकेगा, टायर रोटेशन बंद हो जाएगा, गाड़ी आपकी रुक जाएगी। तो दैट इज द वर्किंग ऑफ ब्रेक, डिस्क ब्रेक, ठीक है। तो देख रहे हो आप पास्कल लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, कहां कहां काम कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पास्कल लॉ है, दिया तो छोटा सा ही लॉ था, लेकिन डिस्क ब्रेक में, हाइड्रोलिक लिफ्ट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में। आपको बताया था कि हम लोग लिक्विड की बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आइडियल, आइडियल लिक्विड क्या है, और उसके बाद लेमिनार,
और उसके बाद टर्बुलेंट फ्लो, विस्कोसिटी, ये बहुत सारी चीजें आपकी इंटरेस्टिंग आने वाली है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज बता देते हैं, बायोन्सी। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े होगी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है। तो थोड़े थोड़े एक छोटा सा पॉइंट है, इनको क्लियर कर देते हैं आप लोगों को, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज भी किसमें होती है, लिक्विड में होती है। तो आप सबको पता है कि भाई सीधा सीधा हमारे पास में एक कंटेनर हो गया, और इस कंटेनर में क्या है सर, लिक्विड फिल्ड है, और कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर है जिसका वेट है mg। तो अगर आप जानते हैं कि सर ये ऑब्जेक्ट कहां की ओर आ रहा होगा, नीचे की ओर, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी होती है, एक टेंडेंसी होती है लिक्विड की, कि लिक्विड बेटा इस ऑब्जेक्ट पर एक अपवार्ड फोर्स अप्लाई करता है। क्या करता है, एक अपवार्ड फोर्स अप्लाई करता है ऊपर की ओर। ये लिक्विड नहीं चाहता कि ये नीचे की तरफ आए, लिक्विड चाहता है कि मेरे सरफेस से बाहर की तरफ जाए। ठीक है, लिक्विड क्या चाहता है कि ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ये मेरे सरफेस से बाहर की तरफ जाए, नीचे ना आए। तो मैं इसको लिख देता हूं कि it is the tendency, it is a tendency of, it is the tendency of liquid that exert, ठीक है जी, that exert an upward force, that exert an upward force on the object, on the object that emerged, that emerged in water। अगर कोई ऑब्जेक्ट हम वाटर में इमर्ज करते हैं, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम वाटर में इमर्ज करते हैं, तो वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है, एक टेंडेंसी होती है कि वो बेटा उस पर एक अपवार्ड फोर्स लगाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए, इसी को हम क्या कहते हैं, आप बोलोगे सर बायोन्सी फोर्स कहते हैं। और बायोन्ट फोर्स जब हम इसको कह रहे हैं तो जो टेंडेंसी है उसका नाम ही क्या है, बायोन्सी है। ठीक है, तो ध्यान से सुन लेना कि ये ऊपर की तरफ एक अपवार्ड फोर्स लगाता है, इसी अपवार्ड फोर्स का नाम क्या है, बायोन्सी होता है। अच्छा, एक बोला मैंने लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो मैंने बोला कि जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन है आपका, ठीक है, फ्लोटेशन, तो वो किस पर डिपेंड करता है, आप बोलोगे सर सिंपली वो बायोन्ट फोर्स पर डिपेंड करता है, एंड डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, एंड द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर। बायोन्ट फोर्स किस पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला लॉ ऑफ फ्लोटेशन डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, बायोन्ट फोर्स पर डिपेंड करता है, बायोन्ट फोर्स पर डिपेंड करता है, कि जो हमारा बायोन्ट फोर्स है वो इस पर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ डेंसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी। ऐसे बायोन्ट फोर्स पर कैसे डिपेंड कर रहा है, कि अगर बेटा बायोन्ट फोर्स ज्यादा है किससे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर बायोन्ट फोर्स ज्यादा है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो सीधा सीधा बात है कि वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है जी, क्या करेगा, फ्लोट करेगा। और अगर आपका बायोन्ट फोर्स, ठीक है, कम है mg से, तो वो क्या करेगा सर जी, जल्दी बताओ, वो श्रिंक कर जाएगा, वो डूब जाएगा। ठीक है जी, वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, वो डूब जाएगा। तो अगर कहीं पर भी बायोन्ट फोर्स जो अपवर्ड फोर्स होता है वो ज्यादा होता है किससे सर, आप बोलोगे सर वेट से, तो क्या करता है, वो सीधा सीधा तैरता है ना, वो फ्लोट करेगा। लेकिन अगर बायोन्ट फोर्स कहीं भी कम हो गया, वेट ज्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा सर, श्रिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। तो ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन सीधा सीधा डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, डेंसिटी पर कैसे सर, तो मैं आपको बता दूं कि अगर डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट में ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा होगी तो बायोन्ट फोर्स कम हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। डेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा, और डेंसिटी कम होगी तो बायोन्ट फोर्स ज्यादा लगेगा, तो सीधा सीधा है कि सर क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अब इन्हीं को लेकर आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया, आप सबने पढ़ा होगा, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। ठीक है, तो मैं उसको लिख देता हूं पहले, है ना, इसको रफ करके उसको लिख देता हूं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है, फिर उसके बारे में इसको समझाते हैं, और फिर हम लोग चलेंगे आइडियल लिक्विड पर, विस्कोसिटी पर, फिर आगे की बातें बताएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया है, देखो आप लोग सब वैसे पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ऐसे, देखो ये जो लिखा है इसका तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जैसे आपने स्क्रीनशॉट लिया तो आप यहां पर आओ, मैंने बोला कि बेटा एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्या कर रहे हैं, इस लिक्विड में डाल रहे हैं। अब वो हो सकता है कि वो लिक्विड भाई श्रिंक कर जाए, या हो सकता है कि वो लिक्विड उस पर फ्लोट करता रहे, दो कंडीशन होंगी। लॉ ऑफ फ्लोटेशन मैंने आपको समझा दिया है। तो आर्किमिडीज क्या स्टेट करते हैं, आर्किमिडीज क्या नोटिस करते हैं कि सर, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या तो फुली या फिर पार्शियली वाटर में इमर्स्ड है, इमर्ज मतलब डूबा हुआ है, या तो पूरी तरीके से वो डूबा हुआ है या फिर आधा डूबा हुआ, कैसे भी डूबा हुआ सही।
ठीक है। तो उसने कहा कि जब वो पानी के अंदर जाएगा तो पानी को डिस्प्लेस करेगा, तभी तो अपनी जगह बनाएगा पानी में, पानी को वहां से हटाएगा। तो वो कह रहा है कि सर वो डिस्प्लेस करता है वाटर को, और जितना भी वो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड करता है वो किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ बॉडी के इक्वल होता है। समझ में आया? इन्होंने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फुल्ली या पार्शियली किसमें जाता है, पानी के अंदर जाता है, लिक्विड के अंदर जाता है, तो सर वो मॉलिक्यूल्स को हटाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो अपना स्थान बनाएगा वहां पर, बोलोगे हाँ जी सर। तो जितना उसने पानी हटाया है उसका जो अमाउंट है या उसका जो वेट है ना, जो वाटर उसने डिस्प्लेस किया है उसका जो वेट है वो किसके इक्वल आएगा, आप बोलोगे सर वो बॉडी के वेट के इक्वल आता है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक है, जो वाटर उसने डिस्प्लेस्ड किया है, वेट वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी, सीधा सीधा ये कह सकते हैं। या फिर ऐसा लिख लो कि बायोंट फोर्स के इक्वल भी ये होता है ना, इक्वल्स टू में लिख लो बायोंट फोर्स, है ना, बायोंट फोर्स वेट ऑफ बॉडी या फिर डिस्प्लेस्ड वाटर के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सर विस्कोसिटी की तरफ कि विस्कोसिटी क्या होती है, और इसका एक प्रूफ भी है छोटा सा। देखो समझो होता क्या है सर विस्कोसिटी। देखिए जैसे आपको मैंने एक फ्रिक्शन पढ़ाया था, फ्रिक्शन अगर आपको याद हो तो फ्रिक्शन आप लोग स्टडी करे होंगे। तो फ्रिक्शन क्या होता है कि सर जब एक सॉलिड ऑब्जेक्ट दूसरे सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर फिसलता है, स्लिप करता है, तो उनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। बोलोगे हाँ जी सर, जब एक सॉलिड बॉडी दूसरी सॉलिड बॉडी की सरफेस पर रखी होती है, स्लिप करती है, तो क्या लगता है सर, उनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। वैसे ही जब लेयर्स ऑफ लिक्विड होती हैं, है ना, तो लेयर्स ऑफ लिक्विड होती हैं, दे अप्लाइड अ फ्रिक्शन फोर्स, तो उनके बीच में भी क्या लगता है, एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड होता है। दे अप्लाइड अ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन देम, तो उन दोनों के बीच में भी क्या हो रहा है बेटा, एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो वही फ्रिक्शन फोर्स जो उनके बीच में काम कर रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं, विस्कोसिटी। और ये क्या है, एक तरह का फ्रिक्शन होता है। अब ये काम कैसे करता है बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को, ये गारंटी है मेरी। तो मैंने बोला कि एक तरह का फ्रिक्शन है, ये काम कैसे कर रहा है समझ लीजिए इसको, कि यहां पर क्या है सर, ये लिक्विड फील्ड है, और यहां पर क्या है, ऐसे मत लो, लिक्विड को अब लेयर्स के रूप में ले लो, लेयर्स के रूप में। आप बोलोगे सर ये पहली लेयर है, फिर ये सर दूसरी लेयर है, फिर ये सर तीसरी लेयर है, फिर ये सर फोर्थ लेयर है। ए बी सी और डी, ये 4 लेयर हैं लिक्विड की। ठीक है, ये कितनी लेयर है, 4 लेयर होती है लिक्विड की, ध्यान से समझना। तो मैंने बोला कि सर जो लेयर्स हैं वो आपस में क्या करती हैं, फ्रिक्शन अप्लाइड करती हैं, और उसी फ्रिक्शन का नाम क्या है सर जी, विस्कोसिटी है। ठीक है, जिस तरह से सॉलिड ऑब्जेक्ट एक के ऊपर दूसरा, जैसे मैं अभी यहां पर खड़ा हूं तो मैं चल रहा हूं, तो मेरे स्लीपर्स और जो हमारा टाइल्स है इनके बीच में क्या लग रहा है, एक, अब बोलोगे सर एक फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। उसी फ्रिक्शन को हमने सॉलिड में फ्रिक्शन कहा, लेकिन लिक्विड में यही फ्रिक्शन क्या बन जाएगा, आपका विस्कोसिटी। अब काम कैसे करता है कि तो सर हमारे पास में क्या है, 4 क्या है, लेयर्स हैं। अब हम एक काम करते हैं, इस जो हमारा लिक्विड है उसको हम ऐसे करके, है ना, जैसे दही बनता है ना, ऐसे करके हमने उसको हिला दिया। अब जैसे दही बनता है तो हमने उसको ऐसे करके हिलाया, तो वो क्या करेगा, गोल 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 राउंड करेंगे, सारी की सारी लेयर्स अब ये घूम रही है। अब बोलोगे हाँ जी सर, अपवार्ड लेयर है और एक डाउनवर्ड लेयर है। आप बोलोगे प्रेशर कहाँ है, आप बोलोगे सर प्रेशर ए पर ज्यादा लग रहा है लिक्विड में, बताया था अभी, है ना। आप बोलोगे सर इस पर प्रेशर ज्यादा है तो ये धीरे धीरे रुकने की कोशिश करेगी, है ना, रुकेगी। ये कम, इसका जो मूवमेंट होगा, सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें होगा, डी वाली में, और सबसे कम मूवमेंट किसमें होगा सर जी, ए वाली में। तो ए वाली में मूवमेंट कम है तो ए वाली का वेलोसिटी कम है, तो ए वाली किसको रोकने की कोशिश करेगी, बी वाली की वेलोसिटी को डिक्रीज करेगी। इसी तरह से सर बी वाली किसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगी, सी की वेलोसिटी को डिक्रीज करेगी, और सी वाली किसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगी, आप बोलोगे डी की वेलोसिटी को डिक्रीज करेगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि सर इनके लेयर्स के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है कि ए वाला बी को रोकने की कोशिश कर रहा है, बी वाला सी को डिक्रीज कर रहा है, और सी वाला डी को डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से कि अगर आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो पानी जो आपने इसको ऐसे हिलाया था, किसकी तरह पर सर, जो बिल्कुल आपने जैसे दही बनाते हैं उस तरह से जब आपने उसको हिलाया था, तो धीरे 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 क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या हो जाएगा सर, वो स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल का मतलब आप समझते हैं, ठीक है, कि सर वो धीरे 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 रुक जाएगा पानी।
आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसा तो होता है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि सर इनके बीच में क्या कर रहा है? फ्रिक्शन, क्योंकि एक लेयर दूसरी लेयर पर स्लिप कर रही है और दूसरी तीसरी पर स्लिप कर रही है और तीसरी चौथी पर स्लिप कर रही है, तो इस हिसाब से सारी की सारी लेयर एक दूसरे से बाइंडेड है, और जब पहली वाली के मॉलिक्यूल्स रुकेंगे तो दूसरी वाली को डिक्रीज करेंगे, फिर तीसरी वाली को डिक्रीज करेंगे, तो ये होता है सर विस्कोसिटी। ठीक है जी, क्या होता है सर? ये विस्कोसिटी होता है। अब ये विस्कोसिटी किस किस पर डिपेंड करती है, कैसे कैसे डिपेंड करती है, तो इसके बारे में समझते हैं, तो इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, और अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसको भी समझ लेते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। ठीक है, मैंने अभी बताया आप लोगों को विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी आप एक बार बताओ, अभी मैं ले रहा हूं नॉर्मल लिक्विड, लिक्विड में मैंने लिया वाटर, ठीक है, वाटर। आप मुझे बताना फटाफट से, एक है वाटर, एक है हनी, ठीक है, आप मुझे बताओ किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी? जल्दी फटाफट से बताओ किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी? आप सभी को पता है सर हनी की विस्कोसिटी वाटर से ज्यादा होगी। तो मैं आपको यह भी बता दूं कि विस्कोसिटी जो है बेटा डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? डेंसिटी पर डिपेंड करती है। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि सर जैसे जैसे डेंसर होगी चीजें तो उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग एक और चीज होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको पहले समझ लेते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है। तो मैंने बोला बेटा यहाँ पर आपकी लेयर्स होती हैं, सारी की सारी लेयर्स क्या है? एक दूसरे से किसी ना किसी डिस्टेंस पर होती हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वेलोसिटी भी डिक्रीज होती चली जाएगी। अब बोले हाँ जी सर, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है सर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स। ठीक है, यानी क्या होता है सर? ये चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द, ठीक है, ऑफ द लेयर ऑफ लिक्विड, लेयर ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू किसके सर जी? विद रिस्पेक्ट टू द, किसमें चेंज हो रहा है सर जी? डिस्टेंस बिटवीन लेयर, कि जैसे जैसे सर लेयर का जो डिस्टेंस है वो कम होता है वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। अब बोलोगे हाँ जी सर, तो इसी को क्या कहते हैं सर जी? हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, कि जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस चेंज हो रही थी वैसे वैसे वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही थी। जितना ज्यादा डिस्टेंस जाओगे नीचे उतना ही वेलोसिटी क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। तभी मैंने बोला था कि बेटा ए वाले की वेलोसिटी सबसे कम होगी और डी वाले की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। डी जो भी है, जितनी लेयर होंगी ऊपर उसकी उतनी ज्यादा होगी और नीचे की तरफ उतनी ही कम होती चली जाएगी। अब यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारी विस्कोसिटी है, ठीक है, विस्कोसिटी जो होता है सर वो दो बातों पर डिपेंड करती है। पहला क्या है सर? जल्दी बता दो फटाफट से। आप बोलोगे सर जी एरिया, है ना, एरिया पर डिपेंड कर रही थी। ठीक है, एरिया ज्यादा रखोगे तो आपका विस्कोसिटी फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है सर जी? आप बोलोगे वेलोसिटी ग्रेडियंट पर। जब इन दोनों लॉ को मैं मिलाता हूं तो एफ प्रोपोर्शनल हो जाता है सर जी ए डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स। और जैसे ही आप लोग इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हो तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लिख लो इसको, जहां ईटा क्या है सर जी? आप बोलोगे सर जी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। है जी, क्या है ये सर? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। अब यहां पर इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट, है ना, याद रखना इस चीज को। आप बोलोगे सर जी एफ अपॉन में ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ईटा। ठीक है, अब इसी की यही रख लो, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू में वेलोसिटी क्या होता है? जल्दी बताओ। अब बोलोगे सर वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। वेलोसिटी क्या होता है? जल्दी बताओ फटाफट से। आप बोलोगे सर जी मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड, और इनटू में dx क्या है सर जी? मीटर है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो न्यूटन सेकंड और मीटर स्क्वायर, इस तरह से इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। ठीक है, न्यूटन सेकंड अपॉन में मीटर स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट होगी। तो यहां पर इसकी एसआई यूनिट आ जाएगी। इसका एसआई यूनिट आने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे? इसकी डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन इसको फटाफट से आप लोग लिख कर दिखाएंगे मुझे कमेंट में कि इसकी डायमेंशन क्या है। तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, याद रखना इस चीज को। इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, तो यहीं पर लिख लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? अब देखो यहीं से अगर ऐसे रिलेशन दे रखा है तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन आप यहीं से बना सकते हो। आपको पता है सर F इज इक्वल्स टू ईटा, है ना, F इज इक्वल्स टू ईटा।
तो आपको पता है कि सर लेयर्स के बीच में एक फोर्स काम कर रहा होता है ना। द फोर्स वर्किंग बिटवीन द लेयर्स इफ द एरिया इज यूनिट एंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज यूनिट। अगर आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट और एरिया क्या है सर जी, यूनिट है, ठीक है, एरिया एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, यूनिट है, तो जो फोर्स इनके बीच में काम कर रहा था वही क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाता है। तो इट इज द डेफिनेशन। तो यहीं पर आप डेफिनेशन बनाना काम शुरू करो, अपने आप से डेफिनेशन बनाओ कि सर इफ द एरिया एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट is unit, then the force working between the layer is known as the coefficient of viscosity। ठीक है, इसके ऐसा यूनिट लिख दिया, डायमेंशन आप लोग लिख कर दिखाएंगे। अब हम चलते हैं कि सर हम लोगों ने विस्कोसिटी तो पढ़ लिया है, अब हम चलते हैं कि जो हमारा लिक्विड है, ठीक है, वो कौन कौन सा फ्लो करता है, लिक्विड के पास कौन कौन से फ्लो होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड है इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, ठीक है, एकदम बढ़िया से। तो अब हम चलते हैं कि भाई हमारा जो लिक्विड होता है उसमें दो टाइप के फ्लो होते हैं, एक होता है सर लेमिनार फ्लो जिसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं, और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो फटाफट से इनके ऊपर बात करते हैं, फिर स्टोक लॉ की तरफ चलेंगे। बच्चों अब हम पहुंच गए हैं किस पर, अपने स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड। तो चलो देखो, बहुत अमेजिंग सी बात है, आपको समझा दें कि लिक्विड भी दो तरीके से फ्लो करता है, टू टाइप से फ्लो करता है। एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, यहां पर आप देखो, मैंने आपको बोला कि सर लिक्विड अगर एक मिनिमम स्पीड से फ्लो कर रहा है, मिनिमम स्पीड से, ठीक है, मिनिमम स्पीड, इस तरह से वो फ्लो कर रहा है, तो ऐसे मैं बना लेता हूं इस तरह से, ये इस तरह से फ्लो कर रहा है। इस तरह में क्या होगा सर, ये पैरेलल लेयर्स पर फ्लो करेगा, और लिखा हुआ है सर द फ्लो इन विच द पार्टिकल ऑफ गिवन पॉइंट, पार्टिकल ऑफ लिक्विड लिख लेना यहां पर, ठीक है, पार्टिकल ऑफ लिक्विड एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट मूव्स विद सेम स्पीड एंड सेम पाथ इन द पैरेलल लेयर ऑफ लिक्विड। यानी बेटा अगर लिक्विड का जो वेलोसिटी है वो एक मिनिमम वेलोसिटी है, तो उसमें अगर हम माने कि यहाँ एक गिवन पॉइंट ले लें, तो इस गिवन पॉइंट में जितने भी पार्टिकल्स हैं यहाँ पर ऐसे, है ना, ये जो सारे पार्टिकल्स हैं पैरेलल लेयर्स में मूव करेंगे, किसमें मूव करेंगे, पैरेलल लेयर्स में मूव करेंगे, एंड ये जो पार्टिकल है इन सभी का पाथ एक जैसा होगा। कैसा होगा, इन सभी का पाथ एक होगा और इनकी स्पीड भी एक ही होगी, सेम होगी। तो ऐसे फ्लो को हम क्या कहते हैं, आप बोलोगे सर जी स्ट्रीमलाइन फ्लो करते हैं। अगर ये कब होगा पॉसिबल, जब लाइट, जो ये सॉरी लाइट कह रहा हूं मैं, जब हमारा लिक्विड है तो लिक्विड की स्पीड क्या होनी चाहिए सर, एक मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू तक, ठीक है। अब ऐसे ही सर टर्बुलेंट होता है। अब अगर मैंने बोला कि अगर इसकी स्पीड को, है ना, जो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो था इसकी स्पीड को इंक्रीज कर दें, आप कहोगे इंक्रीज होने पर ये जो पैरेलल लेयर्स हैं आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, इस तरह से, है ना, इंटरमिक्स होंगी। जैसे ही इंटरमिक्स होंगी तो क्या आप मुझे बताओ कि इनका जो विचारों का जो स्पीड था, ये जो पार्टिकल हैं आपस में इंटरमिक्स नहीं हो जाएंगे, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जब पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे तो क्या ये एक सेम पाथ पर चल पाएंगे या जिगजैग पाथ पर चलेंगे, आप बोलोगे सर जिगजैग पाथ पर चलेंगे। तो जिगजैग पाथ पर चलने के बाद ही ये क्या हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। ध्यान से समझना कि अगर हम एक लिक्विड को मिनिमम स्पीड देते हैं तो मिनिमम स्पीड देने से होता क्या है कि सर उसके जो पार्टिकल्स थे वो सेम पाथ और सेम स्पीड से आगे बढ़ते, तो उसको हमने कहा सर स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन अगर हमने उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो स्पीड इंक्रीज होने से हुआ क्या कि सर जो उसके पार्टिकल्स थे आपस में इंटरमिक्स हो गए, इंटरमिक्स होने से जो उनका पाथ था अब वो सीधा ना होकर जिगजैग जिगजैग हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो ऐसे को हमने क्या कहा सर, टर्बुलेंट। अब इन्हीं के बेस पर आती है क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी। अब ये क्या है सर, तो क्रिटिकल वेलोसिटी ये बताती है, ध्यान से सुनना बेटा, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, द मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना, क्रिटिकल मतलब लास्ट कंडीशन है, लास्ट कंडीशन। तो इट इज द मैक्सिमम, अभी मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी लिखवाऊंगा, चलो पहले शॉर्ट ही लिख लो आप। शॉर्ट होती है सर द लास्ट लिमिट, द लास्ट लिमिट ऑफ किसकी सर, स्ट्रीमलाइन फ्लो, द लास्ट लिमिट ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। यानी इस, ये वो वेलोसिटी है, ये वो वेलोसिटी है कि जब आप वेलोसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, टर्बुलेंट में। तो वो मैक्सिमम स्पीड जिस पर अभी भी ये क्या बना हुआ है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब इससे अगर आपने ज्यादा कर दिया स्पीड को, थोड़ा सा भी इंक्रीज कर दिया, तो अब ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो ये वो मैक्सिमम स्पीड जिस पर लिक्विड अभी भी किसमें है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में है। तो मैंने वही बोला द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, द मैक्सिमम स्पीड एट विच द लिक्विड, ठीक है, एट विच द लिक्विड फॉलो स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, यानी जिस पर स्ट्रीमलाइन फ्लो, वो मैक्सिमम स्पीड जिस पर लिक्विड अभी भी किसको फॉलो कर रहा है। आप बोल रहे हो सर जी स्ट्रीमलाइन फ्लो को फॉलो कर रहा है, तो उस मैक्सिमम स्पीड को हम क्या कहते हैं? आप बोलोगे सर जी क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। इसके अबव जाने पर इसको हम डिनोट करते हैं वीसी से। क्या बोलोगे सर जी? वीसीसी से डिनोट करते हैं। तो आप ये बोलोगे कि सर जी अगर इसके ऊपर हम चले गए तो फटाक से क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी क्रिटिकल वेलोसिटी की कंडीशन को लेकर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रेनॉल्ड। देखो मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग फेज है। अब एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रेनॉल्ड, और रेनॉल्ड भैया क्या काम करते हैं, इसका फायदा उठाते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी का, और वो एक नंबर देते हैं। ठीक है, मैं काउंटिंग में बता दे रहा हूं उस नंबर को। रेनॉल्ड नाम के साइंटिस्ट आते हैं और रेनॉल्ड ये बताते हैं, ठीक है, रेनॉल्ड्स थ्योरी अभी बताता हूं मैं आपको, ठीक है, इसको प्रूफ भी है एक, रेनॉल्ड ने क्या बोला है। तो रेनॉल्ड ये बता रहे हैं कि सर अगर, ठीक है, अगर आप क्रिटिकल वेलोसिटी रखते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्रिटिकल वेलोसिटी उसके नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल। कि अगर देखो इन्होंने एक संख्या बताई थी 2000, अच्छे से अब समझ में आएगा। इन्होंने बोला कि अगर किसी भी फ्लो से या किसी भी ट्यूब से, है ना, ट्यूब से जैसे पाइप हो गया, अब सुबह सुबह पाइप से क्या करते हो, फटाक से ऐसे अपने घर के आगे साफ सफाई करते हो, तो वहां से क्या निकल रहे हैं सर? लिक्विड के पार्टिकल निकल रहे हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर लिक्विड के पार्टिकल निकल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर किसी ट्यूब से किसी टाइम पर, ठीक है, किसी टाइम पर 2000 या बिलो टू द 2000 पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, किसी एक सेकंड में कितने पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं? 2000 या इससे नीचे, लेस देन 2000, तो वहां का फ्लो कैसा रहेगा सर? स्ट्रीमलाइन। लेकिन अगर इनका नंबर 2000 से यानी 3000 से अबव हो गया, किससे अबव हो गया? 2000 से ही मान लो, या 3000 से अबव हो गया, तो ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो था वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात किसने बताई थी? रेनॉल्ड भाई साहब ने बताई थी। याद रखेंगे इस चीज को कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्रिटिकल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है तो वो किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू द ट्यूब, कि ट्यूब से कितने पार्टिकल्स फाइंड कर सकते, कितने पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ये बात किसने बताई है? रेनॉल्ड ने। ठीक है, तो चलो आगे हम चलते हैं स्टोक्स लॉ। किसकी तरफ चलते हैं? स्टोक्स लॉ की तरफ चलते हैं कि व्हाट डज द स्टोक स्टेट। चुके हैं किस पर? स्टोक्स लॉ पर। तो स्टोक्स लॉ क्या स्टेट करता है, पहले आपको ये समझना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी किसी लिक्विड में जाते हैं तो लिक्विड क्या करता है? उस पर एक विस्कोसिटी अप्लाई करेगा। विस्कोसिटी क्या है सर? लेयर के बीच में जो लगने वाला आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो जैसे एक बॉडी है, यहां पर पहले पढ़ लेंगे व्हाट डज स्टोक्स लॉ स्टेट। तो स्टोक्स लॉ स्टेट दैट कि व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ अ रेडियस r मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ फ्लूइड विद द वेलोसिटी v। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है मैंने स्फेरिकल ले लिया, ठीक है, और इसका जो है क्या है? रेडियस r है, ठीक है, और ये बेटा v वेलोसिटी से कि कहां गिर रहा है? यूनिफॉर्मली, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है? लिक्विड में गिर रहा है। तो लिक्विड की ऐसे लेयर होंगी, तो इन लेयर को चीरते हुए आगे बढ़ेगा। आप बोलोगे हाँ जी। तो भाई साहब आप मुझे बताओ, ये लेयर से टच करते हुए आगे बढ़ेगा, तो लेयर्स क्या करेंगी? इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगी, और वो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा होगा? इसे रेजिस्ट करेगा। लिक्विड नहीं चाहता कि नीचे की तरफ जाए, तो इसलिए कौन सा फोर्स लगाएगा सर? एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा, इसके मोशन को रेजिस्ट करेगा। यही फोर्स का वैल्यू किसने दिया था? स्टोक ने। स्टोक ने बोला कि भाई साहब ये जो आप कर रहे हैं, तो इस पर जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स है सर वो इसकी विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। विस्कोसिटी क्या है? ईटा ऑफ द लिक्विड। और यही जो फोर्स है ये रेडियस ऑफ द स्फीयर पर डिपेंड करेगा। छोटी गोली है, बड़ी गोली है, उसके साइज पर डिपेंड करेगा। और तीसरी बात है सर, जो ये आपका फोर्स है ये इसकी वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा। अगर इनको हम मिला दें तो यहां पर एक फोर्स निकल कर आएगा F प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी। और जब जब इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहां पर एक वैल्यू निकल कर आती है 6 पाई ईटा आर वी। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया? एक फॉर्मूला दिया, एक फोर्स बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में, है ना, या फ्लूइड में
नीचे की तरफ क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है यूनिफॉर्मली, तो लिक्विड क्या करता है, उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, या फ्लूइड क्या करता है, उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, दैट इज F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा r। इसे आप प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, आपने डायमेंशन फॉर्मूले से, है ना, डायमेंशन आपने पढ़ी होंगी, मैं बता देता हूं डायमेंशन फॉर्मूले से कैसे करते हैं, आप ट्राई करना। F इज इक्वल्स टू K मान लेना, और ईटा की पावर A और R की पावर B और V की पावर C। ईटा क्या है सर मैंने आपको बताया कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ईटा क्या, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है। इसका जो आपका डायमेंशन है ईटा की ml-1 और t-1 होती है। r क्या है सर, रेडियस है, इसकी डायमेंशन l हो जाएगी। v क्या है सर, वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन lt-1 हो जाएगी। और फोर्स है सर, फोर्स की डायमेंशन mlt-2 हो जाएगी। डायमेंशन पुट कर लेना, है ना, डायमेंशन पुट करोगे तो आप आ जाएगा सर mlt-2 के, है ना, ईटा क्या है सर ml-1 और t-1 की पावर a, r क्या है सर l की पावर b, और v क्या है सर lt-1 की पावर c। इस तरह से आपने डायमेंशन वाले फॉर्मूले बहुत करे होंगे, कोई बात नहीं, फिर मैं यहाँ पे आपको करा देता हूं। mlt-2 आप बोलोगे सर के, m की पावर देखो क्या है यहाँ पर a, और तो कहीं m नहीं है, आप बोलोगे नहीं है सर। फिर l की पावर माइनस a, t की पावर माइनस a, यहां देखेंगे सर l की पावर b, यहां देखेंगे l की पावर c और t की पावर माइनस c। इस तरह से आपको सारी पावर लिख लेनी है। सर इधर देख रहे हैं हम लोग mlt-2 इक्वल्स टू, अगर देखा जाए तो ठीक है क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर m की पावर तो सिंगल a ही रहेगी, ठीक है, m की पावर तो सिंगल a रहेगी। l की पावर देखो, l की पावर माइनस a है, यहाँ प्लस का b है और यहाँ प्लस का c है, तो l की पावर माइनस a प्लस b प्लस c, ये हो गया। t की पावर आप देखेंगे तो सर t की पावर माइनस a है, ठीक है जी, t की पावर माइनस a है यहाँ पर, और माइनस का c यहाँ पर है। और अब क्या कर दोगे आप, कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन करोगे दोनों तरफ का, तो यहाँ m की पावर 1 l की पावर 1, तो सर a की वैल्यू 1 आ गई, l की वैल्यू क्या है सर माइनस a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू, यहाँ l की वैल्यू 1 है, यहाँ t की वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर माइनस a माइनस c इज इक्वल्स टू माइनस का 2, ठीक है। इस तरह से आपने कंपैरिजन कर दिया। अब आप a की वैल्यू पुट करोगे, माइनस 1 माइनस c इज इक्वल्स टू माइनस 2, ये इधर जाएगा, माइनस c माइनस 2 प्लस 1 माइनस c इज इक्वल्स टू माइनस का 1, ये कैंसिल होकर c की वैल्यू भी 1 आ गई। a की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू आप निकालोगे तो आप बोलोगे सर माइनस 1 प्लस b चाहिए, c की वैल्यू प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, ये यही कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू भी 1 आ गई। सारी वैल्यू 1 1 है, आप यहां पुट कर दोगे तो f इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू k, ईटा की पावर a था 1, r की पावर b था 1 और v की पावर c था, ये भी 1 हो गया, तो f इज इक्वल्स टू k की वैल्यू 6 पाई होती है, ईटा r भी। इस तरह से आप इसको ड्राइव भी कर सकते हो, किससे, डायमेंशन फॉर्मूले से। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे बच्चे इसका फटाफट से, दैट इज द स्टोक्स लॉ एंड प्रूफ ऑफ स्टोक्स लॉ, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लिया, तो यही स्टोक्स लॉ स्टेट कर रहे हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में या फ्लूइड में फ्लो होता है तो उस पर क्या लगता है, एक जो हमारा फ्लूइड है वो अपवर्ड एक फोर्स लगाता है, दैट इज द रेजिस्ट फोर्स, और उसकी वैल्यू इतनी होती है। अब इसी पर चलते हैं हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ। किसकी तरफ चल रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। चलो पहुंच गए हैं टर्मिनल वेलोसिटी पर। ये क्या होता है सर जी, तो डेफिनेशन को छोड़ो, आप समझने पर ध्यान दो, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि जैसे ये एक बीकर है और इस बीकर में भरा हुआ लिक्विड, आप बोलोगे हाँ जी सर भरा तो हुआ है। अब मैंने यहां से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, अब बोलोगे हाँ जी सर ड्रॉप होगा, तो ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया इस कंडीशन में, ठीक है, ड्रॉप किया। अच्छा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप फॉल करते हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है सर, इंक्रीज होती है। अब बहुत ऊपर से ड्रॉप करोगे उसकी वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब थोड़ी सी जगह पर इसको डालोगे तो वेलोसिटी थोड़ी होगी, और ऊंचाई से डालोगे और बढ़ेगी, और ऊंचाई से डालोगे और बढ़ेगी। तो बस इसी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, द मैक्सिमम वैल्यू एक्वायर्ड बाय द बॉडी, ठीक है, व्हेन इट इज फॉलिंग। अब मैं फ्लूइड की बात कर रहा हूं तो फ्लूइड में, बाकी और कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो भाई साहब फ्लूइड में जब कोई ये ऑब्जेक्ट जाता है तो सर जी इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये बैलेंस हो जाती है। एक टाइम तक ये बढ़ेगी, उसके बाद ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी
द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इस बॉडी की जो वेलोसिटी होती है बैलेंस्ड हो जाती है। अब बैलेंस्ड क्यों हो जाती है? क्योंकि इस पर कुछ फोर्सेस अपवर्ड काम कर रहे हैं और कुछ फोर्सेस डाउनवर्ड काम कर रहे हैं, और दोनों फोर्सेस क्या करेंगे? इसको बैलेंस कर देंगे। तो एक लिमिट तक ही इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद ये डिक्रीज होना चालू हो जाए, मतलब अपनी नॉर्मल वेलोसिटी पर आ जाती है। तो अब हम ये देखेंगे कि सर जब ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो कौन कौन से फोर्सेस इस पर काम कर रहे हैं। तो देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। इस बॉडी पर तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं। पहला क्या है सर? पहला क्या है? वेट ऑफ बॉडी। ठीक है जी, वेट ऑफ बॉडी। जो बॉडी का वेट है वो कितना है सर जी? आप बोलोगे सर वो होता है W इज इक्वल्स टू mg। कितना होता है? W इज इक्वल्स टू mg। और दूसरा क्या है सर जी? दूसरा क्या है सर? एक आपको पता है कि सर एक क्या लगेगा इस पर? अप थ्रस्ट लगेगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी में जाता है तो पानी क्या करता है? एक अपवर्ड फोर्स अप्लाइड करता है। तो एक लग गया सर अप थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, अप थ्रस्ट फोर्स हो गया। एंड तीसरा क्या है सर जी? तीसरा जो है आपका क्या हो जाएगा सर जी? आप बोलोगे इस पर सर जी स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग एक और फोर्स काम करेगा। स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग एक और फोर्स काम करेगा, F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आरवी। अब ये जो अप थ्रस्ट फोर्स है ये कितना होगा सर? ठीक है, अप थ्रस्ट फोर्स कितना होगा? तो ये मैंने आपको बताया था कि अप थ्रस्ट फोर्स कितना होगा। तो ये मैंने आपको बताया था कि अप थ्रस्ट फोर्स कितना होगा। ये होगा सर F इज इक्वल्स टू, ये भी mg ही होगा। अब बोलोगे अच्छा जी सर, लेकिन यहां जो मास है वो बॉडी का है और यहां जो मास है वो लिक्विड का है। ठीक है, तो इसको आप सही करेंगे कैलकुलेट। दोनों ही क्या है सर? ये जो है वेट ऑफ बॉडी डाउनवर्ड है, ये वेट ऑफ बॉडी क्या करेगा? डाउनवर्ड। ठीक है, ये क्या करेगा सर? अपवर्ड फोर्स है। और ये वाला भी क्या है सर? अपवर्ड फोर्स है। तो दोनों फोर्सेस क्या है? अपवर्ड है। तो टोटल अगर हम देखेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो आप बोलोगे सर अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके किसके? डाउनवर्ड फोर्सेस। ठीक है जी, डाउनवर्ड फोर्सेस दोनों बैलेंस हो जाएंगे एक दूसरे से। आप बोलोगे हाँ जी सर, है ना, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। जो अपवर्ड फोर्सेस है वो कौन सा है सर जी? एक तो हो गया 6 पाई ईटा आरवी, एक हो गया सर ये क्या है? अपथ्रस्ट फोर्स। अब अपथ्रस्ट फोर्स है तो सर मास ऑफ लिक्विड लेना पड़ेगा, तो वो तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? मास की जगह पर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, जो कि ये भी हो जाएगा मास इंटू ग्रेविटी। इसमें भी वॉल्यूम रखेंगे। लेट कर लेते हैं आप लोग थोड़ी देर के लिए, लेट द डेंसिटी ऑफ वाटर की जो डेंसिटी है सर वो कितना है? सिग्मा। एंड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी कितना है सर? रो है। तब यहां पर पुट कर लो आप। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर लोगे। आप बोलोगे सर 6 पाई ईटा आरवी प्लस में वॉल्यूम v रहेगा। ठीक है, डेंसिटी कितना है सर जी? आप बोलोगे सर डेंसिटी तो इसकी हमने कितनी मानी है? सिग्मा इंटू में सर जी जी। फिर आप बोलोगे सर यहाँ वॉल्यूम कितना है? यहाँ भी v है ना, वॉल्यूम तो सेम है। फिर इसका जो डेंसिटी है सर वो रो है इंटू में जी। इसको इधर ले आओ, आप बोलोगे सर 6 पाई ईटा आर वी, यहां से क्या होगा सर? v रो g माइनस v सिग्मा जी। अब 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल्स टू v एंड g कॉमन है और रो माइनस सिग्मा। v कितना होता है सर जी? वॉल्यूम किसका होगा सर जी? जितना इसमें घेरा हुआ है, तो ये क्या स्फीयर है, तो आप बोलोगे सर 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू जी और रो माइनस सिग्मा। इस तरह से ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। हमें क्या चाहिए सर? टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए v। इधर आ जाओ जल्दी फटाफट से। आप बोलोगे सर जी टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए, चलो इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर कर लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक, यहां पर रफ करेंगे तो आप बोलोगे सर जी कितना है? v की वैल्यू जब निकालोगे तो v इज इक्वल टू सारी वैल्यू धर जाएगी, है ना। कितना हो जाएगा सर? 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू में g और रो माइनस सिग्मा अपॉन में कितना हो गया? 6 पाई ईटा और r। अब बोलोगे सर पाई से तो पाई कैंसिल, r से एक r कैंसिल, तो v इज इक्वल टू हो गया, नीचे ले आओ 4/3 इंटू 6 और कितना सर जी? ये r का स्क्वायर इंटू जी और ईटा
और सिग्मा माइनस रो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो V इज इक्वल्स टू हो गया 2/9, 3 3 जा 9, अब तो नहीं कर सकता, 2/9 R स्क्वायर G अपॉन में ईटा और सिग्मा माइनस रो। तो ये जो है आपका फॉर्मूला आ गया, और ये फॉर्मूला किसका है? टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि भाई साहब इस पर कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं? 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक डाउनवर्ड बॉडी का फोर्स है, एक अप थ्रस्ट है, और एक स्टोक्स लॉ है, जो दोनों अपवर्ड काम कर रहे हैं। और जब थोड़ी देर बाद ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएंगे बेटा? इक्विलिब्रियम में होंगे ये, तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आपने वैल्यू रख ली है ना, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सिग्मा है, डेंसिटी ऑफ वाटर ये हो गया आपका, वैल्यू प्लेस की आप लोगों ने, v निकालना है कितना वेलोसिटी होगी, तो इधर जाके डिवाइड करेगा, ये इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी एक्चुअल में वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जो ऑब्जेक्ट एक्वायर्ड करता है जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी फ्लूइड में फॉल कर रहा है। ठीक है, दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। अब यहां के बाद हम सीधा सीधा चलने वाले बहुत इंपॉर्टेंट फेज पर, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड द कौन सा प्रिंसिपल? सब जल्दी बताओ, बर्नौली प्रिंसिपल। एंड फिर बर्नौली थ्योरम को हम क्या करने वाले हैं? प्रूफ करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से बहुत इंपॉर्टेंट फेज की तरफ आ चुके हैं, लेट्स स्टार्ट। अब हम पहुंच गए हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या स्टेट करती है? जैसे मैंने लिखा भी हुआ है कि व्हेन अ नॉन विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड पास थ्रू अ पाइप ऑफ वेराइंग एरिया, यानी जिसका एरिया हर जगह पर क्या है? अलग अलग है। देखो यहां पर एरिया मान लो 1 A1 और यहां पर एरिया मान लो A2। यहां पर जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है वो V1 है, और यहां पर जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है वो V2 है। तो ये क्या स्टेट करता है, क्या ये बता रहा है, इसके बारे में आपको समझाता हूं। तो ये कहता है कि अगर कोई फ्लूइड स्ट्रीम लाइन फ्लो करता हुआ, कौन सा फ्लो करता हुआ? स्ट्रीम लाइन फ्लो करता हुआ कोई भी फ्लूइड अगर किसी ऐसे पाइप से पास होता है कि जिसका सर एरिया हर जगह पर वेराई कर रहा है, यानी एक जगह पर कांस्टेंट एरिया नहीं है, हर जगह पर चेंज हो रहा है, तो ये कहता है कि जो भाई साहब इसका प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट रहता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जब भी आप देखो यहां पर एरिया स्मॉल हो गया तो बेटा वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और यहां पर आप कहोगे सर कि यहां पर अगर एरिया क्या है ज्यादा हो रहा है तो यहां पर वेलोसिटी कम, यहां पर एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो यानी ये कहना चाह रहा है कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर आप यहां से डालोगे उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर यहां से बाहर निकलेगा, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो दोनों का सेम होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि ऐसा क्यों कह रहा है, तो इसका क्या प्रूफ है? लेट हम मान लेते हैं, लेट द एरिया, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो लेट द एरिया ऑफ x एंड एरिया ऑफ x एंड y पॉइंट्स, ठीक है, A1 एंड A2 है, एंड वेलोसिटी क्या है? एंड वेलोसिटी क्या है भाई वहां की? V1 एंड V2 है। ये इसकी वेलोसिटी है और ये इसके एरिया है। देन हमने कहा सर कि हम लोग बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड थ्रू x पॉइंट से जो हमारा क्या होगा? वॉल्यूम होगा। वो बोलोगे सर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है? आप जल्दी बताओ फटाफट से, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है? जल्दी बताओ फटाफट से, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्या मास अपॉन डेंसिटी होता है? जल्दी बताओ फटाफट से, या क्या होता है? फटाफट से बताओ भाई, वॉल्यूम नहीं मास निकाल लो। देन द मास ऑफ लिक्विड, ऐसे ज्यादा समझ में आ जाएगा, मास ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू द x। तो आप बोलोगे सर जी मास इज इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब आप बोलोगे सर वॉल्यूम क्या होगा? तो एरिया इनटू वेलोसिटी, और डेंसिटी क्या होगी? रो हो गई। सेम इसी तरह से मास ऑफ लिक्विड थ्रू y, तो y से निकालोगे तो ये भी A2 V2 इंटू रो हो जाएगा। अब जितना मास यहां से डाला था उतना ही मास यहां से बाहर निकलेगा। बोलोगे हाँ जी सर, तो आप बोलोगे सर A1 V1 रो इज इक्वल्स टू A2 V2 रो, डेंसिटी सेम है तो A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। तो इसने बोला है कि अगर ये लेमिनार फ्लो कर रहा है तो ही ऐसा होगा, ठीक है, लेमिनार फ्लो हो रहा है तो ही ऐसा होगा कि A1 और V1 का प्रोडक्ट दोनों जगह पर, दोनों ना हर जगह पर, जितने भी यहाँ पॉइंट है कहीं भी ले लो, हर जगह पर क्या रहेगा? सेम रहेगा। हर जगह पर क्या रहेगा? सेम रहेगा। दैट इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब इसी को बेस मानकर हम आगे बढ़ेंगे और किसकी तरफ चलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ जल्दी बताओ किसका? बर्नौली। तो बर्नौली क्या स्टेट करते हैं इसके बारे में समझेंगे, फिर उनके क्या इंपोर्टेंस है डेली लाइफ में वो समझेंगे, और फिर उसको प्रूफ करते हैं।
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत खतरनाक फेज पर हम पहुंच गए जिसका नाम है बर्नौलीज प्रिंसिपल। आपका प्रिंसिपल ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और डायरेक्ट इसका प्रूफ आपके एग्जाम में आता है, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये गारंटी देता हूं कि आपको एक एक बात मैं इसकी समझाऊंगा, सारी सारी बातें। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं, फिर इसके प्रूफ पर चलते हैं। पहले बर्नौली थ्योरम को समझ लेते हैं, और अगर ये बातें आपको समझ में आ जाएं, आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हो अभी तक, तो अभी एक काम करना, फटाफट से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यार बहुत मेहनत लगती है, एज यू नो दैट हमारे पास कोई स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है, तो बार बार रफ करना पड़ता है, फिर करना पड़ता है। तो ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, 1 घंटे की वीडियो कम से कम 4 से 5 घंटे में बनकर तैयार होती है, तो भाई इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम बहुत जल्दी ग्रो करेंगे एंड बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचने की चाह है, बस यही है थोड़ा सा एक, तो आप सपोर्ट कर देना। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या स्टेट करती है, समझो पहले। तो भैया ये स्टेट करती है कि इट स्टेट दैट द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, यानी इसे समझाने से पहले एक और बात आप छोटी सी समझ लो बेटा। जब भी कोई लिक्विड होता है तो उसमें 3 टाइप की एनर्जी होती है। एक पहला होता है प्रेशर एनर्जी, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी, एंड तीसरा होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों एनर्जी का जो सम है ना, बर्नौली कहते हैं कि अगर किसी भी फ्लूइड में जो कि फ्लो कर रहा है, किसी भी पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है, और कौन सा फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है, तो उसमें 3 टाइप की एनर्जी होंगी। आप बोलोगे सर उसमें कौन सी एनर्जी होगी, प्रेशर एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी सर उसमें, आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी सर, आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी। तो इन तीनों एनर्जी का जो सम है वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहता है। यानी सीधे सीधे सर प्रेशर एनर्जी है ना, और ये हो जाएगा सर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड ये हो जाएगा सर आपका पोटेंशियल एनर्जी। इनका जो सम है वो कांस्टेंट रहता है। इसके साथ साथ, इस फिनोमिना के साथ साथ इन्होंने एक और चीज बताई कि सर जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, है ना। प्रेशर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम नहीं, सॉरी वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी, इसको वॉल्यूम नहीं वेलोसिटी लिख लेना, ठीक है, वेलोसिटी। अब ऐसा क्या है कि वेलोसिटी और प्रेशर में क्या है, इन्होंने एक रिलेशन बताया कि अगर कहीं, देखो इसका मतलब क्या है कि अगर सही वेलोसिटी कहीं इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और अगर कहीं वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से कुछ एग्जांपल इन्होंने एप्लीकेशंस भी बताई कि कौन कौन सी एप्लीकेशन पर क्या काम करता है। एक बात मुझे बताओ, जो विंग्स ऑफ एरोप्लेन होते हैं, विंग्स ऑफ एरोप्लेन, जो हमारे घर जो फैन लगे होते हैं जिनसे हम हवा लेते हैं, उसका बिल्कुल उल्टा होता है। उनका जो वाइड पार्ट है, जो वाइड पार्ट है ना, वाइड वाला पार्ट है, वो ऊपर की तरफ रखा जाता है, और जो उनका नॉर्मल पार्ट होता है वो नीचे की तरफ रखा जाता है। यानी हमारे घर वाले फैनों के बिल्कुल उल्टा रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं सर, ये एरोप्लेन का ऐसा क्यों होता है विंग्स का शेप, तो ये बताओ। तो ये किसने एक्सप्लेन किया था, ये किया था बर्नौली ने। बर्नौली जी कहते हैं कि जब सर क्या होगा, हम पार्ट को ऐसे रखेंगे कि देखो हमारे घर का जो फैन होता है इस तरह से रहता है, ये जो नॉर्मल जिसका एरिया कम है वो ऊपर की तरफ, और वाइड वाला पार्ट नीचे की तरफ। तो इससे क्या होता है कि सर जो एयर है वो नीचे की तरफ आती है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे उल्टा कर देंगे तो एयर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ऊपर की तरफ बनेगी। तो वेलोसिटी ऑफ एयर, जो वेलोसिटी ऑफ एयर है, आप बोलोगे सर वेलोसिटी ऑफ एयर जो है ना, वेलोसिटी ऑफ एयर क्या करती है, जल्दी बताओ फटाफट से, ऊपर ज्यादा होगी और नीचे वेलोसिटी ऑफ एयर कम होगी। तो नीचे वेलोसिटी कम होगी तो नीचे से, है ना, जब नीचे से प्रेशर क्या करेगा सर, ऊपर की ओर ज्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी कम हो गई नीचे, तो प्रेशर नीचे से ऊपर की ओर ज्यादा लगेगा, और ऊपर की ओर प्रेशर ज्यादा लगेगा तो यही एरोप्लेन को क्या करेगा, एक टॉर्क देगा, जिससे एरोप्लेन क्या कर सकता है, लिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ। दैट्स वाई उनका शेप इस तरह से होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर मैग्नस प्रभाव, मैग्नस इफेक्ट, है ना। मैग्नस इफेक्ट क्या होता है, आपने देखा होगा, क्रिकेट लवर सभी हैं, है ना, क्रिकेट लवर सभी हैं। तो क्रिकेट में आपने देखा होगा जब बॉल कराते हैं भुवनेश्वर कुमार, बहुत मस्त प्लेयर है यार, माय फेवरेट प्लेयर, और क्या स्विंग कराता है बंदा, ठीक है। तो मैग्नस इफेक्ट जो है क्रिकेट में आपने देखा होगा, तो आप ये देखोगे कि उसमें जो है बेटा स्विंग जो बॉल होती है वो कैसे काम करती है, इसके पीछे फिजिक्स है ना। स्विंग ऑफ बॉल कैसे होता है, देखो ध्यान से समझो। स्विंग ऑफ बॉल का मीन्स है सर, जैसे ये हमारे पास में क्या है कि आपके पास में बॉल है, ठीक है, बॉल है तो क्या होता है बच्चे, बॉल होती है ना, तो ये आगे की तरफ पास हो रही है ना, आगे की तरफ पास हो रही है, तो ये डिप करती हुई जाती है ना, इस तरह से, ये सीधी नहीं जाती, हमेशा क्या करती है, डिप करती हुई जाती है, ऐसे डिप करेगी बॉल, कभी भी सीधी नहीं जाएगी, ऐसे डिप करती हुई जाएगी। तो इसके पीछे का रीजन क्या है ये आपको बता रहे हैं। तो डिपिंग ऑफ बॉल, स्विंग नहीं, डिपिंग ऑफ बॉल, तो डिपिंग क्यों करती है बॉल, इसके बारे में हम आपको बता दें। तो डिपिंग ऑफ बॉल का मतलब क्या है कि सर अगर हम लोग आगे की तरफ पास करते हैं,
है ना, आगे की तरफ पास करते हैं तो वेलोसिटी v है ना। अब इसे जब आगे की तरफ जाएगी तो भाई जहां पर, जैसे सोचो मेरा ये हाथ है, तो यहाँ की एयर गायब हो चुकी है, यहाँ मेरा हाथ है। अब जैसे मैं आगे की तरफ जाऊंगा तो सर ये हाथ वहां की एयर को हटाएगा और जो आगे की एयर है वो उसके स्थान को भरने के लिए पीछे आएगी। मींस मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे बॉल है तो बॉल क्या करेगी सर, आगे की तरफ जाएगी, है ना, ऐसे रोटेट करते करते गोल गोल घूमते 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 वेलोसिटी v आगे की तरफ है। लेकिन इसके गैप को फिल करने के लिए एयर क्या करेगी सर, आगे से पीछे आएगी, तो एयर की वेलोसिटी v है। अब बॉल कैसे घूम रही थी सर, ऐसे गोल गोल ऊपर से ऐसे आ रही है, तो भाई साहब यहां आप देख रहे हो तो सर यहां जो है वेलोसिटी इधर है और यहां जो वेलोसिटी है वो इधर है, तो टोटल अपवार्ड जो वेलोसिटी है v माइनस यू है सर, अपवार्ड जो वेलोसिटी है v माइनस यू। लेकिन यहां देखोगे तो बॉल भी ऐसे जा रही है v वेलोसिटी से और एयर भी ऐसे ही आ रही है u वेलोसिटी से, तो यहां जो वेलोसिटी है वो v प्लस यू हो गई। ये है सर v माइनस यू, ये है v प्लस यू। तो ऊपर आप देख रहे हैं कि सर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ऊपर की तरफ ज्यादा है, यहां वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो प्रेशर नीचे से कम है, तो ऊपर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है और नीचे से प्रेशर कम लग रहा है, इसकी वजह से बॉल क्या करती है, डिप करती है। ठीक है, तो ये कुछ इफेक्ट हैं जो बर्नौली थ्योरम पर आते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इन चीज को। मैग्नस इफेक्ट है एंड जो आपका क्या है, विंग्स ऑफ एरोप्लेन है। हाँ, एक होता है शेड ऑफ टिन, दो टिन की शेड होती है ना, शेड ऑफ टिन। आपने देखा होगा कि जब गांव वगैरह के इलाके में जब बड़े भारी भरकम तूफान आता है या आंधी आती है तो जो टिन है वो उड़ जाती है। रीजन क्या है सर, जब आंधी तूफान आएगा तो ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होगी और नीचे वेलोसिटी कम होगी, तो नीचे से जो अपवर्ड प्रेशर है वो ज्यादा लगेगा और ऊपर से जो डाउनवर्ड प्रेशर है वो कम लगेगा। अब जैसे नीचे से अपवर्ड प्रेशर ज्यादा हुआ तो वो टिन उड़ के चली जाएगी। दिस इज द साइंस बिहाइंड द बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, तो इन सब के पीछे किसकी साइंस है सर, बर्नौली थ्योरम की साइंस है, तो ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम चलते हैं प्रूफ ऑफ बर्नौली थ्योरम, कि बर्नौली थ्योरम क्या से प्रूफ करनी है। तो मैं इन सबको रफ कर रहा हूं और रफ करके एक नए सिरे से इसको करेंगे ताकि डायग्राम वगैरह एक ही उसमें आ जाए। थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है बट एक ही उसमें आएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी बच्चों को समझ में भी आए। और अगर समझ में आ जाए तो आपको एक गिफ्ट देना है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ये गारंटी है कि आपको गारंटेड समझ में आएगा। ठीक है, चलो ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल फेज पर, प्रूफ ऑफ बर्नौली थ्योरम, जो कि मस्ट इंपोर्टेंट है आप सबके लिए और मजा भी आएगा आपको, ये मैंने आपको पहले ही बोला है। तो भाई देखो क्या है, हमारे पास में एक स्ट्रीमलाइन पाइप है, ठीक है, और इसका जो एरिया है यहाँ, इसको मान लो x पॉइंट पर है ना, एट द पॉइंट ऑफ x a1 v1 एंड प्रेशर p1 है, और y पॉइंट पर a2 v2 एंड p2 है। अब आप सबको पता है कि सर यहां पर जो हम लिक्विड पास करेंगे तो यहां से लिक्विड जब पास होगा तो उसे वर्क करना पड़ेगा और यहां से जो पास होगा उसे भी निकलते टाइम भी वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग सब जानते हैं कि सर, अब मैं लिख लेता हूं इसको कि लेट, बाकी सारी चीजें आप लिख लेना क्योंकि मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि ये भर जाएगा फिर। ठीक है, कि लेट जो x का एरिया है वो a1 है, इसका वेलोसिटी v1 है, प्रेशर p1 है और इसका a2 v2 एंड p2 है। ये सारी बातें आप लोग लिखेंगे और यहां आप देखेंगे कि इस वाले सिरे की हाइट ज्यादा है और इस वाले सिरे की हाइट क्या है, कम है। x वाला क्या है, मैक्सिमम हाइट पर है और h2 वाला क्या है, आपका लोअर हाइट पर है। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लो होगी। ये सारी बातें मैं आपको बताता रहूंगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं वर्क डन एट x पॉइंट। ठीक है, x पॉइंट पर कितना वर्क होगा, आप लिख लो सर W1 हो जाएगा। आप बोलोगे सर वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो W1 कितना हो गया सर, फोर्स हो गया F1 इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्क डन एट अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना वर्क होगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यहीं पर लगा लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू होता है सर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब टाइम कितना है, तो W1 इज इक्वल्स टू फोर्स होता है सर जी, आपको पता है, P इज इक्वल्स टू F अपॉन A होता है, तो F इज इक्वल्स टू हो गया P इंटू A। अब x की बात कर रहे हैं तो P1 A1। अब टाइम कितना था सर, 1 सेकेंड था, तो वेलोसिटी ही डिस्प्लेसमेंट है तो इसलिए V1 लिख दिया। तो टोटल W1 हो गया सर P1 A1 एंड V1। इतना वर्क हो जाएगा सर x सिरे से जब लिक्विड पास होगा। ठीक है, देन सर, देन वर्क डन एट y पॉइंट, है ना, y पॉइंट पर कितना वर्क होगा, तो सिमिलरली सेम W2 इज इक्वल्स टू P2 A2 V2। अब टोटल वर्क कितना होगा सर, टोटल वर्क कितना किया होगा इसने, टोटल वर्क अगर निकालेंगे
तो आप बोलोगे सर W इज इक्वल्स टू W1 माइनस W2। टोटल बोले तो नेटवर्क है ना, ऐसे लिख लो नेटवर्क कितना किया है, तो W इज इक्वल्स टू सर P1 A1 और V1 माइनस P2 A2 V2। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब मैंने एक चीज पढ़ी थी बेटा आप लोगों ने, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। आपने बोलोगे हाँ जी सर पढ़ी तो थी। कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन क्या था कि A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2 होता है कब, जब लिक्विड स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा हो। तो भाई A1V1 और A2V2 सेम हो जाएंगे, जिनको मैं A इंटू वी कर लूंगा। तो आप बोलोगे सर W इज इक्वल्स टू P1 A इंटू वी, P2 A इंटू वी। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो W इज इक्वल्स टू हो गया P1 माइनस P2 A इंटू वी। A इंटू वी क्या सर जी, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है, ऐसे लिख लो A इंटू वी इज इक्वल्स टू होता है सर मास अपॉन डेंसिटी। तो W इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2 और मास अपॉन में डेंसिटी होगा, ये टोटल वर्क होगा कहां पर, X और Y पर दोनों तरफ। अब निकालते हैं सर टोटल हम लोग काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आप मुझे बता दो। तो काइनेटिक एनर्जी एट एक्स पर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ, ठीक है, हाफ। आप बोलोगे सर M V1 स्क्वायर, क्योंकि जितना लिक्विड यहां से, जो मास ऑफ लिक्विड यहां होगा वही मास ऑफ लिक्विड यहां रहेगा, तो M तो कांस्टेंट रहेगा, मास तो हर जगह सेम रहेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब एट Y पॉइंट पर कितना हो जाएगा, हाफ M V2 स्क्वायर। अब वेलोसिटी कहां ज्यादा है, क्योंकि यहाँ एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है, और जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो आप बोलोगे सर जी टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो नेट काइनेटिक एनर्जी है, नेट काइनेटिक एनर्जी, आप बोलोगे सर K इज इक्वल्स टू हाफ M V2 स्क्वायर माइनस हाफ M V1 स्क्वायर। आप बोलोगे सर हाफ और M, चलो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, नेट एनर्जी ऐसे ही रहने दो, काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, आप बोलोगे सर जी U इज इक्वल्स टू हो जाएगा एट एक्स पर, ठीक है, U इज इक्वल्स टू mgh1, और Y पर कितना हो जाएगा एट Y U2 इज इक्वल्स टू mgh2। तो टोटल नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर U1 माइनस U2। क्यों, क्योंकि बेटा इसकी हाइट ज्यादा है तो इस पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी हाइट कम है तो इस पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो आप कहोगे सर mgh1 माइनस mgh2, ठीक है। अब हमें पता है कि सर टोटल नेटवर्क जो होता है, नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू नेट एनर्जी, नेट एनर्जी ये होता है। अब नेट एनर्जी क्या होता है सर जी, नेट एनर्जी कैसे निकालते हैं हम लोग, तो काइनेटिक माइनस पोटेंशियल करके निकालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, काइनेटिक माइनस पोटेंशियल। तो नेटवर्क W इज इक्वल्स टू के ई माइनस पीई। तो W इज इक्वल्स टू कितना था सर, P1 माइनस P2 M अपॉन रो था, और के ई कितना था, आप बोलोगे सर हाफ M कॉमन ले लो यहां से, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर था, और प्लस यहां से क्या करोगे सर M और G कॉमन ले लोगे, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, Mg कॉमन ले लोगे तो H1 माइनस H2। अब देखो M यहां कॉमन है यहां भी है, तो P1 माइनस P2 1 अपॉन रो इज इक्वल्स टू हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस G H1 माइनस H2। अब रो इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस रो G H1 माइनस H2, ठीक है। आप बोलोगे सर P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई करोगे हाफ रो V2 स्क्वायर हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस रो G H1 प्लस रो G H2। अब 1 वाले इधर ले आओ और 2 वाले इधर ले जाओ, जो जो 1 की तरफ है, देखो ये 1 है ये इधर आ जाएगा, ये 1 है ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो गया सर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। तो आप ये देख रहे हैं कि सर एक तरफ की जो टोटल एनर्जीज है, दूसरे तरफ की जो टोटल एनर्जीज है वो सभी जगह पर सेम है, तो हम लिख सकते हैं देन P प्लस हाफ रो V स्क्वायर रो G S इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर ये बात समझ में आई तो भाई साहब बहुत, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको सारी बातें क्लियर होंगी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको प्रूफ कराया, और मजा आया हो तो फटाफट से चैनल को लाइक करना और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना फटाफट से, ठीक है, जल्दी करना इस चीज को।
चलो, और ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, तो आप अपना प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो। आई होप कि बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर कराऊंगा सारी चीजें, ठीक है। आपके जो भी डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, सारी दूर कर देंगे, ठीक है। चलो, मिलेंगे फिर।